एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर काला धुआं से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल के धरती की तरफ आता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक खंबे के ऊपर खड़ा होकर बोलती है, मैं दानव की पावरफुल शक्ति को महसूस कर पा रही हूँ, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इस एनिमी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ बंदों को धमका रहा था क्योंकि वो लड़कों ने एक मरी हुई लड़की का फ्लावर प्लॉट तोड़ दिया था। और तभी हमें पता चलता है कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर का नाम इचिगो होता है और उसके पास एक स्पेशल पावर था जो कि किसी भी मरे हुए इंसानों के आत्मा से बात कर सकता था। फिर इचिगो उन्हें डांट के वापस भेज देता है। तभी इचिगो उस मरी हुई लड़की से बोलता है वो दोनों चले गए और तुम चिंता मत करो, मैं कल बिल्कुल नए फूल ला के वहाँ पे वापस रख दूंगा। फिर वो लड़की इचिगो को थैंक्स कहती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इचिगो के घर में उसका डैड और 2 बहनें रहते थे और उसके फादर के साथ उसका थोड़ा सा भी नहीं बनता। वो दोनों जब भी सामने होते सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करते रहते थे। नेक्स्ट सीन में हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट का न्यूज इचिगो के घर वाले भी देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम इचिगो को देखते हैं जो कि फूल लेके उसी लड़की के पास जा रहा था, लेकिन तभी इचिगो को शहर की तरफ से बहुत शोर शराबा का आवाज आता है। तभी इचिगो उसी तरफ भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और वो उसी मरी हुई लड़की की आत्मा के पीछे पड़ा हुआ था और इचिगो भी उस लड़की के साथ भाग रहा था, लेकिन भागते भागते वो लड़की गिर जाती है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे वही ब्लैक सूट वाला लड़की एंट्री मारती है और मॉन्स्टर को एक ही झटके पे मार के वहाँ से चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर इचिगो और दोनों लड़की के सिवाय किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट सीन में हम इचिगो को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सोते हुए उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पे खिड़की से एक तितली आती है और वो तितली वही ब्लैक सूट वाली लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर इचिगो शॉक में पड़ जाता है और बोलता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तभी वो लड़की रूम में कुछ ढूंढने लगती है और वो बोलती है जरूर वो आसपास ही है। तभी इचिगो उस लड़की को एक लात मारता है और बोलता है यहाँ आसपास मेरे सिवा और कोई नहीं है और तुम मेरे कमरे में कर क्या रही हो। तभी वो लड़की इचिगो से बोलती है क्या तुम मुझे देख सकते हो। इचिगो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा बहरी। तभी वो लड़की बोलती है यकीन नहीं होता, कोई भी मुझे ऐसे नहीं देख सकता। इचिगो बोलता है बकवास बंद करो और इचिगो फिर से लात मारने ही वाला होता है, लेकिन वो लड़की इचिगो के ऊपर से जंप करके उसे गिरा देती है। इचिगो बोलता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तभी वो लड़की बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें मेरे बारे में बताती हूँ, मैं एक सोल रिपर हूँ। इचिगो बोलता है अच्छा तो तुम सोल रिपर हो और तुम सोल सोसाइटी से आई हो क्योंकि तुम्हें बुरी आत्मा को खत्म करना है। मतलब दोपहर जो मैंने मॉन्स्टर देखा था वो एक शैतान था और तुम लोग उसे खत्म करने आए हो। ठीक है, मैं तुम पर यकीन कर लेता हूँ। क्यों ऐसा बोलूंगा सोचा था ना, मुझे तुम पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है अरे गधे, तुम खुद भूतों से बात कर सकते हो तो सोल सोसाइटी पर क्यों यकीन नहीं कर सकते। इचिगो बोलता है अरे क्यों करूँ मैं यकीन, क्योंकि मैंने आज तक ना सोल सोसाइटी देखा है ना सोल रिपर। तभी वो लड़की बोलती है अरे सोल रिपर, मैं खुद खड़ी हूँ यहाँ तेरे सामने। इचिगो बोलता है अरे तुम तो इंसान ही नहीं हो तो तुम पर यकीन कैसे करूँ, समझी छोटी बच्ची। तभी वो लड़की गुस्सा हो जाती है और इचिगो को पर एक मैजिक करती है जिससे वो गिर जाता है और पैरालाइज जैसा हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है देखो अब तुम हिल भी नहीं सकते, ये है कीडो, एक अपर लेवल मैजिक जो हम जैसे सोल रिपर ही कर सकते हैं। मैं दिखने में छोटी हो सकती हूँ लेकिन उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ। तभी वो तलवार निकाल के अटैक करने वाला होता है और इचिगो डर जाता है। तभी हमें पता चलता है वो अटैक इचिगो के ऊपर नहीं एक भूत के ऊपर करती है। तभी वो भूत बोलता है प्लीज मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना। तभी वो लड़की बोलती है डरो मत, वो शैतानों का दुनिया नहीं है, मैं तुम्हें सोल सोसाइटी ले जा रही हूँ जहाँ पे तुम्हें शांति मिलेगी। तभी इचिगो उस लड़की से बोलता है ये तुमने क्या किया। तभी वो लड़की बोलती है मैंने उसे सोल सोसाइटी में भेज दिया या समझ लो स्वर्ग में भेज दिया, अब वो वहाँ शांति से रह सकता है। सुनो, दुनिया में 2 तरीके का भूत होता है, पहले आत्मा को होल्स बोला जाता है जिसे तुम हमेशा देखते हो, दूसरे भूत या आत्मा को बोला जाता है होलोस जो दूसरों को मारते हैं चाहे वो आत्मा हो या जिंदा इंसान। सोल रिपर का 2 काम होता है, पहला अच्छी आत्मा को सोल सोसाइटी तक पहुंचाना और दूसरा होलोस के अंदर से बुरी आत्मा को निकालने से रोकना। तभी हम उसी लड़की को वापस देखते हैं और उसके पीछे एक होलो पड़ा हुआ था और तभी इचिगो को कुछ साउंड सुनाई देता है। तभी वो लड़की बोलती है यहाँ पे एक होलो घूम रहा है। तभी इचिगो बोलता है तो जाओ उसे मारो, लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती क्योंकि मैं उसके पावर को महसूस नहीं कर पा रही, मुझे लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रोक रही है। तभी इचिगो बोलता है अरे ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी अचानक से उस लड़की को रोने की आवाज सुनाई देता है। तभी वो लड़की वहाँ से दरवाजा खोल के चली जाती है और बाहर निकलते ही उसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होता है और बोलती है क्या जबरदस्त एनर्जी है, ये एनर्जी पहले मुझे महसूस क्यों नहीं हुई। तभी वहाँ पे इचिगो की बहन यूजू आती है जो कि घायल थी और वो उस लड़की को बोलती है कारिन को बचा लो। तभी वो लड़की होलो की तरफ बनने लगती है और वहाँ पे इचिगो भी आ जाता है, लेकिन वो लड़की इचिगो को वहाँ पे आने के लिए मना करता है, लेकिन इचिगो उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी वो लड़की इचिगो को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने जो मैजिक इचिगो के ऊपर किया था उसका असर धीरे धीरे कम होता जा रहा था और इचिगो अपनी बहन को ऐसे ही मॉन्स्टर के सामने ऐसे ही मरता हुआ नहीं देख सकता था। तभी वो लड़की बोलती है इचिगो तुम ज्यादा मत हिलो, अगर तुम मेरे मैजिक को तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन इचिगो उसकी एक बात नहीं सुनता और अपना पूरा जोर लगाता है और वो अपनी पूरी ताकत से उस मैजिक को तोड़ देता है और सामने रखे कुर्सी से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने चला जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे एक ही बार में दूर गिरा देता है और वो मॉन्स्टर इचिगो के ऊपर फिर से अटैक करता है जिससे इचिगो बच जाता है। और तभी वो लड़की मॉन्स्टर के टांगों पर अटैक करके कारिन को बचा लेती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। इचिगो अपने बहन को पकड़ के रोने लगता है
और वो लड़की बोलती है इतना रो मत, तुम्हारी बहन की आत्मा अभी तक सुरक्षित है। तब इचिको बोलता है तुम सच बोल रहे हो ना? और वो लड़की बोलती है हाँ मैं सही बोल रही हूँ। दरअसल ये होलो उस आत्मा को ढूंढ रहा है जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद है। अब समझ आया, ये होलो उस लड़की के पीछे नहीं था, दरअसल वो तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी छुपी हुई शक्ति थी जिसका तुम्हें यूज करना नहीं आता था। जब तुमने उस मरी हुई लड़की के साथ कांटेक्ट किया था तभी तुम्हारी शक्ति एक्टिव हो गई थी, जिसके कारण उस होलो को पता चल गया कि तुम्हारे पास बहुत सारी छुपी हुई शक्ति थी और वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। तभी इचिको बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तभी वहाँ पे फिर से एक होलो आ जाता है। तभी इचिको बोलता है तो वो होलो मेरी वजह से उस लड़की के पीछे पड़ा था, मेरी वजह से मेरी दोनों बहनों को चोट पहुंची। तो वो गुस्से से होलो के सामने चला जाता है और होलो से बोलता है तुम्हें मेरी आत्मा चाहिए ना, तो आओ ले जाओ मेरी आत्मा। और वो होलो उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वो लड़की आके इचिको को बचा लेती है और उस होलो का दांत तोड़ देती है, लेकिन इस अटैक से वो लड़की भी घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और इचिको से वो लड़की बोलती है तुम इस होलो के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हें लगता है तुम इस होलो को अपना आत्मा सौंप कर सबको बचा लोगे? ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे, तुम्हें अपने परिवार को बचाना है ना? तभी इचिको बोलता है हाँ मुझे बचाना है। तभी वो लड़की बोलती है अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, तो ठीक है तुम मेरी तलवार पकड़ के यहाँ पे खड़ी हो जाओ और मैं अपनी सारी ताकत तुम्हें दे दूंगी। पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन लास्ट यही उपाय है। तभी इचिको बोलता है ठीक है ये तलवार मुझे दो सोल रिपर। तभी वो लड़की बोलती है मेरा नाम रुकिया है। तभी इचिको वो तलवार पकड़ता है और अपना नाम बोलता है मेरा नाम इचिको है। और वहाँ पे तेज रोशनी होती है और पल भर में ही इचिको उस होलो का एक हाथ काट देता है। तभी रुकिया बोलती है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, मैंने तो उसे अपने आधी ताकत दी थी लेकिन उसने तो पूरी ले ली और एक ही बार में। आखिर ये कैसा इंसान है, मैंने आज तक इतना पावर किसी इंसान में कभी नहीं देखा और किसी भी इंसान को खुद से एक सोल रिपर का मैजिक तोड़ते हुए नहीं देखा। और आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा तलवार लेते हुए एक सोल रिपर को कभी नहीं देखा। और तभी इचिको बोलता है तुम्हें मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की सजा जरूर मिलेगी। और वो उस होलो को एक ही बार में मार गिराता है और वो होलो गायब हो जाता है। इचिको के डैड को देखते हैं जो कि ऊपर से जंप करके इचिको को एक लात मारता है और बोलता है गुड मॉर्निंग इचिको, जिससे इचिको गुस्सा हो जाता है और बोलता है आपने तो अब हद पर कर दी डैड, ये कोई तरीका है गुड मॉर्निंग बोलने का? तभी इचिको अपने डैड के चेहरे पर एक निशान देखता है जिससे उसे कल रात जो एक्सीडेंट हुआ था उसका याद आता है। तभी इचिको अपने घर के नीचे आके देखता है कि पूरा घर तबाह हो चुका था और उसका डैड बोलता है कि लगता है शायद किसी शराबी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक में से अपना कंट्रोल खो दिया और हमारे घर में आके ठोक दिया। थैंक्स गॉड कि इस कमरे में कोई नहीं था। तभी इचिको को ये सब कुछ सपना जैसा लग रहा था क्योंकि कल रात जो होलो ने अटैक किया था उस अटैक को इन लोगों ने एक्सीडेंट का नाम दे दिया था और इचिको के बहनों को भी जो चोट लगी थी वो सब भी ठीक हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम इचिको के स्कूल को देखते हैं जहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होती है ओरिहिमे। तभी इचिको कहीं से आके उसके साथ टकरा जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। ओरिहिमे एक शांत प्रकार की लड़की थी जिससे वो गिरने के बाद भी इचिको को डांटती नहीं, लेकिन उसकी जो फ्रेंड थी वो इचिको को अनाप शनाप बोल के डांट रही थी और इचिको उन सबको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इचिको को अपने रूम पे देखते हैं जहाँ पे उसका जितना भी दोस्त था वो सभी दोस्त उसका हालचाल पूछते हैं और कल रात जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में पूछते हैं। और तभी वहाँ पे एक नई स्टूडेंट आती है जो कि और कोई नहीं रुकिया होती है, जिसे देखकर इचिको शॉक में पड़ जाता है और कल रात जो होलो वाला एक्सीडेंट हुआ था उसे यकीन हो जाता है कि वो सब सच था ना कि कोई सपना। और वहाँ पे रुकिया भी इचिको के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन इचिको उसे क्लास से बाहर ले जाता है और रुकिया से सवाल पूछने लगता है। तभी रुकिया बोलती है कि मैंने ये सब बहुत ही मेहनत से सीखा है, मैंने दूसरे स्टूडेंट के जैसे बात करना, बिहेवियर करना, मिलना, सब कुछ बहुत मेहनत से सीखा है, तो मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट करो। और हाँ तुमने मेरी सोल रिपर वाली पूरी ताकत अपने अंदर ले ली है जिससे मैं इस गीगाई फॉर्म में अटक गई हूँ। तभी इचिको बोलता है कि ये गीगाई क्या है? तभी रुकिया बोलती है गीगाई वो फॉर्म है जिसे हम जैसे सोल रिपर इमरजेंसी के टाइम ही यूज करते हैं, मतलब इस बॉडी में हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आते हैं जब इमरजेंसी होता है और हम इसे कहते हैं गीगाई। देखो इचिको तुम अब एक सोल रिपर बन चुके हो जिससे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और तुम्हें इसे पूरा करना होगा। तभी इचिको बोलता है कि नहीं 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 ये सब तो अचानक हो गया, दरअसल कल रात मेरी फैमिली खतरे में थी और मैंने अपने फैमिली को बचाने के लिए सोल रिपर बना था, ना कि दूसरों के लिए, मुझे इन सब पे मत घसीटो। तभी रुकिया एक ग्लव निकल के पहन लेती है और इचिको के ऊपर एक अटैक करती है जिससे इचिको का सोल उसकी बॉडी में से बाहर निकल आता है और वो अपने सोल रिपर के फॉर्म में आ जाता है। तभी इचिको बोलता है कि अरे ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं फिर से वही फॉर्म में आ गया, मुझे जल्दी ठीक करो। तभी रुकिया बोलती है कि नाटक मत करो, हमें एक नया मिशन मिला है, एक स्पिरिट को एक होलो पकड़ने आया है जिसे हमें बचाना है, तो जल्दी यहाँ से चलो। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो कि स्पिरिट था और इसके पीछे एक होलो पड़ा हुआ था और ये होलो उस बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी इचिको उसे बचाने के लिए आगे निकलता है। तभी रुकिया उसे रोक के कहती है कि अरे रुक जाओ, हर होलो एक तरह का नहीं होता, हर एक होलो के पास अपना एक अलग टेक्निक होता है और अपना एक अलग पावर होता है, तुम ऐसे ही जाके उससे नहीं लड़ सकते। तभी इचिको रुकिया की एक नहीं सुनता और बोलता है अरे अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो छोटा बच्चा मुसीबत में है? तभी रुकिया बोलती है कि अरे तुम्हें तो दूसरों से कोई मतलब ही नहीं था, तुम्हें तो अपने फैमिली को बचाना था ना, तो दूसरों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो? तभी इचिको इन सब बातों को इग्नोर करता है। तभी रुकिया बोलती है कि ठीक है तो तुम मुझे वादा करो, तुम इस बच्चे को जैसे बचा रहे हो बाकी लोगों को भी ऐसे ही बचाओगे। तभी इचिको जाके उस होलो को एक ही बार में मार गिराता है। तभी इचिको बोलता है कि जब सामने कोई मुसीबत में हो तो मैं उसे मुसीबत में छोड़ के भाग नहीं सकता, चाहे मेरे पास कोई पावर हो या ना हो, चाहे मैं कोई सोल रिपर हूँ या ना हूँ, चाहे वो मेरे पहचान का हो या ना हो, मैं अपनी तरफ से जितना हो सके दूसरों की मदद करूंगा। तभी वो
मॉन्स्टर फिर से जाग जाता है, लेकिन इचिको उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और साथ ही साथ उस बच्चे को भी सोल सोसाइटी में भेज देता है और उसे मुक्त कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि अपने टेबल में बैठ के पढ़ रही थी और ओरिहिमे को दूर से एक स्पिरिट दिख रहा था और तभी वहाँ पे बहुत सारे होलो आके उस स्पिरिट को पकड़ लेते हैं और उसे एक अलग ही डायमेंशन में ले जाते हैं। तभी वो इंसान बहुत घबरा जाता है और तभी वहाँ पे बहुत सारे होलो की एंट्री होती है और वो होलो बोलता है अब तुम नहीं बचोगे, हम तुम्हें खा जाएंगे और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। और तब हम देखते हैं कि ये बंदा थोड़ी देर के बाद खुद एक होलो बन जाता है जो कि कुछ अलग सा दिखता है। नेक्स्ट सीन में हम इचिको और रुकिया को देखते हैं जो कि कहीं बाहर गए थे। तभी उन्हें कार एक्सीडेंट का आवाज आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो एक्सीडेंट ओरिहिमे के साथ हुआ था और ओरिहिमे नीचे गिरी हुई थी। तभी इचिको आके ओरिहिमे को पूछती है क्या तुम ठीक हो? तभी ओरिहिमे जटाक से खड़ा होकर बोलती है अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक हूँ। वो ऐसे दिखा थी कि जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही ना था और ओरिहिमे को कुछ चोट भी नहीं लगी थी और बोलती है कि अरे मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी और शॉपिंग करते करते ऐसे ही गिर गई थी। तभी रुकिया नोटिस करती है कि उसके पैरों पे एक निशान बना हुआ था जो कि एक स्पिरिट ने दिया था। तभी रुकिया इचिको को बोलती है ये लड़की कौन है, क्या तुम उसे जानती हो? तभी इचिको बोलता है अरे ये तो हमारी क्लासमेट है, क्या तुम उसे पहचान नहीं पा रही? बहुत पहले की बात है, उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसके भाई का मौत हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और मैं फर्स्ट टाइम उसे यहीं पर मिला था। तभी रुकिया बोलती है कि वो अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ, अब तुम भी जाओ। तभी इचिको बोलता है तुम रहती कहाँ पे हो? तभी रुकिया बोलती है अरे मैं कहीं भी रहूँ, क्यों तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तभी इचिको बोलता है नहीं, ऐसे ही मन किया तो पूछ लिया और वो दोनों वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इचिको को देखते हैं जो कि शायद से कॉमिक पढ़ रहा था और तभी हम रुकिया को देखते हैं जिससे अभी एक नया मिशन मिला है और तभी हमें पता चलता है कि रुकिया इचिको के कमरे में ही सोई हुई थी जिसे इचिको देखकर शौक हो जाता है और तभी रुकिया के इचिको को एक पंच मारता है जिससे इचिको का सोल फिर से बाहर आ जाता है और तभी वहाँ पे एक होलो आ जाता है और हमला करने लगता है और ये होलो बाकी होलो से कुछ ज्यादा ही पावरफुल था और इचिको उससे बचने के लिए ऐसे ही इधर उधर तलवार चलाने लगता है और तभी रुकिया बोलती है अरे तलवार को ऐसे इधर उधर मत चलाओ, एक जगह पर फोकस करो और अटैक करो। और तभी इचिको उस होलो के मास्क पर अटैक करता है और उस होलो का थोड़ा सा मास्क टूट जाता है जिससे उसका चेहरा थोड़ा सा बाहर निकलता है और वो होलो चिल्ला के वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी इचिको रुकिया से बोलता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी जो होलो आया था मैंने उसका थोड़ा सा चेहरा देखा था, वो ओरिहिमे का भाई था। और तभी हम वापस से उसी होलो को देखते हैं जो कि घायल था और चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में आ रहा है और जैसे ही उसका मास्क फिर से हील होता है वो फिर से पूरी तरीके से होलो बन जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है। तभी रुकिया बोलती है कि इस दुनिया में जितने भी होलोस है वो सभी एक टाइम में एक इंसान ही थे। दरअसल होलो वो इंसान बनते हैं जिनका इस दुनिया में कोई अधूरा काम रह गया था। तभी सीन चेंज होकर ओरिहिमे की तरफ शिफ्ट होता है और ओरिहिमे अपने दोस्त के साथ इचिको के बारे में बात कर रही थी और तभी हमें पता चलता है कि ओरिहिमे इचिको को पसंद करती थी। और तभी रूम के साइड से कुछ डरावनी आवाज निकलती है जिससे वो दोनों डर जाती है और तभी ओरिहिमे के घर में एक होलो एंट्री मारता है और हमें पता चलता है ये होलो और कोई नहीं बल्कि ओरिहिमे का भाई होता है जो कि बहुत पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया था। तभी इचिको कहता है कि आखिर ओरिहिमे का भाई हमें क्यों मारना चाहता है, उसे हमसे क्या चाहिए? तभी रुकिया कहती है कि वो होलो हमें नहीं सिर्फ तुम्हें यहाँ मारने आया था, असलियत में तुम्हारे शरीर से बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिट एनर्जी निकल रहा है और ये एनर्जी उन होलो को चाहिए जिसके कारण वो होलो तुम पर बार बार अटैक करने के लिए आ रहा है और शायद इन होलोस का एक लीडर भी है जो इन्हें तुम्हें खत्म करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। अब इन सबसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें ओरिहिमे के भाई को मारना होगा। तभी इचिको गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाला। तभी रुकिया बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ तुम मुसीबत में नहीं हो, ओरिहिमे भी इस सब मुसीबत में फंस गई है तो तुम्हें उस होलो को मारना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक से ओरिहिमे का एक टेडी बेयर नीचे गिर जाता है और वो अपने आप ही फंस जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इचिको को देखते हैं जो कि रुकिया को अपने पीठ पर लेकर ओरिहिमे के घर की तरफ जा रहा था। तभी रुकिया बोलती है कि कल जो ओरिहिमे के साथ एक्सीडेंट हुआ तुमने कुछ नोटिस किया? तभी इचिको बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। तभी रुकिया बोलती है कि ओरिहिमे के पैर पर एक निशान बना हुआ था और जहाँ तक मुझे लगता है ये निशान उसी होलो ने दिया होगा जब वो ओरिहिमे को मारने आया था, लेकिन वो फेल हो गया तो अब शायद वो फिर से ओरिहिमे के ऊपर अटैक करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट सीन में हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि अपना डैमेज हुआ टेडी बेयर लेके बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से उस टेडी बेयर के अंदर से एक हाथ निकलता है और ओरिहिमे को चीर के उसके आर पार हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि तात्सुकी को कोई इनविजिबल शक्ति बहुत ही गंदी तरीके से मारती है। तभी तात्सुकी बोलती है कि मुझ पर कोई बार बार अटैक कर रहा है लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं वही होलो था जो कि ओरिहिमे का भाई था। और तभी हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि सोच रही थी ये क्या चीज है और ये हम पर अटैक क्यों कर रही है। तभी वो अपने बगल में देखती है जहाँ पर उसका डेथ बॉडी पड़ा हुआ था और वो नोटिस करती है उसके शरीर से एक चेन जुड़ा हुआ था और वो तात्सुकी को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन ओरिहिमे यहाँ पे एक स्पीड बन चुकी थी जिससे उससे तात्सुकी नहीं देख पा रही थी। ओरिहिमे तात्सुकी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन ओरिहिमे को कुछ सुनाई नहीं देता, ना ही कुछ दिखता है। तभी वहाँ पे होलो आ जाता है और कहता है वो तुम्हें नहीं सुन सकती और ना ही तुम्हें देख सकती है क्योंकि तुम मर चुकी हो और एक स्पीड बन चुकी हो। तभी ओरिहिमे कहती है कि तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहते हो। तभी वो होलो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रही? क्या तुम्हें मेरी आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही? ये जानकर बुरा लगा कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रही, अफसोस अब तुम्हें मरना होगा। तभी वो ओरिहिमे के ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे इचिको आके उसे बचा लेता है। फिर इचिको और कुछ कर पाता उससे पहले ही वो होलो वहाँ से भाग जाता है। तभी ओरिहिमे इचिको को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए। तभी इचिको बोलता है कि अरे तुम मुझे कैसे देख पा रही हो। तभी उसे रुकिया का बात याद आ रहा है जहाँ पे रुकिया बोलती है कि सोल रीपर्स को सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो एक खुद सोल रीपर हो या तो कोई मरा हुआ इंसान। तभी वो होलो आता है और इचिको को कहता है तुम बिल्कुल
बिल्कुल सही सोच रहे हो। ओरिहिमे अब मर चुकी है और ओरिहिमे अब मेरा शिकार है। तभी इचिगो उस होलो के ऊपर अटैक करता है। तभी वो होलो इचिगो को मार के दूर फेंक देता है और इचिगो घर के बाहर जाके गिरता है। और तभी वो होलो ओरिहिमे के पास जाता है और बोलता है, ओरिहिमे क्या तुम मुझे भूल गई? तभी ओरिहिमे कहती है कि सोरा क्या ये तुम हो? तभी हम रुकिया को देखते हैं जो कि इचिगो को समझा रही थी वो होलो अब ओरिहिमे का भाई नहीं रहा, वो अब पूरी तरीके से एक होलो बन चुका है। तो अपनी हमदर्दी को अपने जेब में रखो और उसे जाके मारो। तभी वो होलो ओरिहिमे के पास आता है और ओरिहिमे को समझाने की कोशिश करता है कि वही उसका भाई है, लेकिन ओरिहिमे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो होलो बोलता है, ओरिहिमे मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करती थी जिससे मुझे शांति मिलती थी, लेकिन तुमने जब से इस लड़की के साथ फ्रेंडशिप किया तो तब से तुम मेरे लिए बहुत कम प्रेयर करने लगी और जब से तुमने कॉलेज स्टार्ट किया तो तुम मेरे लिए प्रेयर करना भूल ही गई, जिससे मुझे बड़ा दुख पहुंचा। ओरिहिमे अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो तो मुझे दोबारा धोखा मत देना और अब तुम यहाँ पे रुको और मैं उस सोल रिपर को मार के आता हूँ। तभी ओरिहिमे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो होलो ओरिहिमे को जोर से पकड़ लेता है और कहता है, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना नहीं तो तुम जान से मारी जाओगी। और तभी वहाँ पे इचिगो एंट्री मारता है और उस होलो से ओरिहिमे को बचा लेता है और बोलता है, तुम्हें पता है एक बड़े भाई होने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होता है? अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करना, लेकिन तुम तो उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, अपनी ही बहन को मार रहे हो। तभी वो होलो बोलता है, चुप रहो, अरे तुम हमारे बारे में जानते ही क्या हो? हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में ही छोड़ दिया था और मैंने बड़ी मुश्किल से ओरिहिमे को पाल पोस के बड़ा किया। बचपन से ही हम दोनों साथ थे, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो हम दोनों बिछड़ गए। ओरिहिमे इन सब बातों को छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। तभी वो होलो ओरिहिमे के सिर पर एक हेडबैंड दिखता है जिससे उसे उसका पास्ट याद आता है कि कैसे उसने ओरिहिमे को बड़ा किया था और वो अपने कंट्रोल में आने लगता है, लेकिन वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इचिगो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इचिगो अपने स्वॉर्ड के हेल्प से उस अटैक से बच जाता है और होलो को घर के बाहर फेंक देता है और इचिगो फिर से उस होलो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो होलो इचिगो के ऊपर कुछ ऑयल सा फेंक देता है और इचिगो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे ओरिहिमे आ जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना सोरा, ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने उस दिन तुम्हें रोकने के लिए नहीं कहा होता तो ये सब नहीं होता, तुम मेरी वजह से मॉन्स्टर बन गए। तभी हम वही पास वाला सीन देखते हैं जहाँ पर ओरिहिमे सोरा के डेड बॉडी के पास बैठ कर बोल रही थी, तुम मत जाओ सोरा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे पता है उस दिन जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो तुमने मुझे बचाया था, मुझे माफ करना सोरा, मेरी वजह से तुम्हें कभी शांति नहीं मिली। तभी ओरिहिमे नीचे गिर जाती है, इसे देखकर सोरा भी जोर जोर से चिल्ला के रोने लगता है। तभी इचिगो कहता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी रुकिया कहती है कि सोरा भले ही एक होलो बन चुका है, लेकिन उसके अंदर का इंसानियत अभी जगा हुआ है, जिसके कारण सोरा अभी भी अपने बॉडी में कंट्रोल में है। जरूर किसी अपर रैंक होलो ने सोरा को पकड़ा होगा और उसे खाया होगा, जिससे सोरा बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है और उस अपर रैंक होलो को तुम्हारे बारे में जरूर पता होगा और वो लगातार तुम पर होलो के साथ अटैक कर रहा है। ओरिहिमे अब तक जिंदा है, मैं उसे ठीक करती हूँ। तभी सोरा सामने पड़ा हुआ स्वॉर्ड लेकर इचिगो को देता है और कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इचिगो उसे रोकता है। लेकिन तभी रुकिया बोलती है, वो जो कर रहा है उसे करने दो, किसी होलो को मारना और मुक्ति देना इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर ये इस तरीके से मरा तो वो सोल सोसाइटी में पहुंचेगा, जिससे उसे शांति मिलेगी। तभी सोरा खुद को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ओरिहिमे कहती है कि रुको सोरा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना बड़े भाई, तो हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी सोरा कहता है कि थैंक यू ओरिहिमे, और वो सभी को अलविदा कहता है और वो खुद को मार देता है, जिससे उसे मुक्ति मिल जाती है, जिसे देखकर ओरिहिमे रोने लगती है। अगली सुबह हम ओरिहिमे को स्कूल में देखते हैं जो अपने सभी दोस्तों को अपने साथ वह सारा किस्सा बताती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। तभी इसी को उसके बगल में खड़ा होता है और रुकिया से कहता है, तो कल रात तुम यही सब कर रही थी? तब हम पिछले रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रुकिया याददाश्त मिटाने वाला मैजिक करती है, जो काफी ज्यादा फनी लग रहा था देखने में। तभी इची को बोलता है, तो तुमने मेरे फैमिली के साथ भी यही किया था है ना? तभी रुकिया बोलती है, हाँ मैंने यही किया था, ये मजबूरी है एक सोल रिपर, मजबूरी है एक सोल रिपर का। तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि किसी तोते के बारे में बात कर रहे थे और उन लोगों के हिसाब से ये तोता श्रापित है, क्योंकि ये तोता जिसके पास भी होता है उस आदमी का किसी ना किसी तरीके से मौत हो जाता है। तभी उन लोगों के ऊपर अचानक से एक स्टील बार गिर जाता है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा लड़का उसे रोक लेता है और इसका नाम सादो है, जो कि इचिगो का क्लासमेट है। इस हादसे को होते हुए देख इन लोगों को यकीन हो जाता है कि ये तोता वाकई में एक श्रापित तोता है। तभी बाकी दोनों दोस्त चालाकी से ये तोता सादो के पास सौंप के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम होलोस के प्लेस को देखते हैं, जहाँ पर एक होलो कहता है, हम खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों के सोल को खाते हैं, और अगर किसी होलो ने सोल रिपर के सोल को खा लिया और उसे उसकी लत लग जाती है, क्योंकि सोल रिपर्स के सोल का स्वाद ही ऐसा होता है। नेक्स्ट सीन में हम इचिगो और रुकिया को देखते हैं जो कि छोटे छोटे बातों पर बहस कर रहे थे। तभी वहाँ पे इचिगो का एक दोस्त आता है और उसका नाम कोजिमा होता है, जो कि खुद को रुकिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है। तभी इचिगो रुकिया से बोलता है, ये एक नंबर का लोंडियाबाज है, तो इससे थोड़ा संभल के रहना। तभी वहाँ पे इचिगो का दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम केइगो होता है और वो रुकिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो खुद को रुकिया के सामने इंट्रोड्यूस करता है और वो इचिगो को भी थैंक्स बोलता है क्योंकि उनके ग्रुप में अब तक कोई लड़की नहीं थी। तभी वहाँ पे सादो आता है और उसके हाथ में वही तोता होता है और उसे मरम पत्नी में देख सभी दोस्त हैरान होते हैं कि आखिर सादो को इतनी चोट कैसे लगी। तभी सादो बोलता है, कल रात मेरे ऊपर एक स्टील बार गिर गया था और आज सुबह ही मेरा एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, जहाँ पर मुझसे ज्यादा बाइक ड्राइवर को चोट आई और मैं उसे हॉस्पिटल में छोड़ के आया, जिसकी वजह से मैं लेट आया। तभी उसके दोस्त ये सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम्हारे ऊपर एक स्टील बार गिर गया और अब तक तुम जिंदा हो। तभी सादो का तोता खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। तभी इचिगो और रुकिया को
इस तोते में कुछ ठीक नहीं लगता। और इचिको को परेशान होता हुआ देख रुकिया बोलती है, ज्यादा चिंता मत करो, इस तोते में पक्का कुछ है, लेकिन ये बुरा नहीं है, शायद ये एक अकेली आत्मा है, लेकिन हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। लगता है हमें रात को कॉन्सो परफॉर्म करना होगा। जिसमें इचिको बोलता है, लगता है आज रात फिर से सोने को नहीं मिलेगा। तभी रुकिया अपने मन में ही सोचती है, इसने इस तोते को देखकर ही पहचान लिया कि एक स्पिरिट है और ये दूसरों के लिए परेशान भी है। लगता है ये समझ रहा है कि एक सोल रीपर होना क्या होता है। तभी इचिको कहता है, जब मैं क्लास 8 में था तब मेरे बालों के कलर के वजह से मेरा दूसरे लड़कों के साथ बहुत झगड़ा होता था। एक दिन मैं ऐसे ही झगड़े में फंस गया और मुझे उस झगड़े से बचाने वाला कोई नहीं था। तभी वहाँ पे साधो आया और मुझे उन लोगों से बचाया, लेकिन साधो ने उन लोगों के ऊपर एक बार भी हाथ नहीं उठाया। वो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है, वो बिना वजह किसी पर भी हाथ नहीं उठाता। नेक्स्ट सीन में इचिको अपने घर जाता है और वो देखता है कि उसकी दोनों बहनें बहुत ही जल्दी में थी क्योंकि पास में ही एक कार एक्सीडेंट हुआ था। तभी इचिको अपने सामने साधो को देखता है जो कि घायल था। इचिको साधो को देखकर हैरान था और इचिको की बहन जब उस तोते को देखती है तो वो घबरा जाती है। तभी हम साधो को देखते हैं जिसके बीच पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान बना हुआ था। इचिको के डैड साधो को पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन साधो इसका कोई जवाब नहीं देता और हंसे जाने लगता है। लेकिन साधो इतना ज्यादा घायल था कि वो भरोसे के नीचे गिर जाता है। इचिको साधो के घाव को देखकर समझ गया था कि ये किसी होलू का काम है और वो रुकिया के पास जाता है और रुकिया से कहता है, क्या तुमने कुछ महसूस किया? जिसपे रुकिया बोलती है कि बिल्कुल किया, उस तोते पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन वो घाव 100% किसी होलू ने दिया है। अगले दिन हम देखते हैं कि साधो अपने बिस्तर में नहीं था तो रुकिया और इचिको उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी इचिको बोलता है, जब से साधो को ये तोता मिला है तब से वो एक ना एक एक्सीडेंट में फंसता ही जा रहा है। मुझे लगता है इस तोते में किसी होलू का हाथ है। तभी रुकिया बोलती है, ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच एक गैप होता है। अगर कोई होलो इस गैप में छुप जाए तो उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर वो होलो इस गैप में छुपा हुआ है तो हम उसे ढूंढ नहीं सकते। जब वो साधो पर अटैक करने आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। तब इचिको बोलता है, अगर हम ऐसे ही साधो पर अटैक करने का वेट करते रहे तो तुम्हें नहीं लगता कि साधो को इससे खतरा होगा? क्या हम उस तोते के सोल को सेंस नहीं कर सकते? तभी रुकिया बोलती है, हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं। तभी इचिको कहता है, कोशिश करने में क्या हर्ज है, और वो अपने पूरी ध्यान से फोकस करने लगता है। थोड़ी देर फोकस करने के बाद वो किसी विजुअल एनर्जी से भर जाता है। रुकिया ये सब देख के हैरान थी। नेक्स्ट सीन में हम साधो और उस तोते को देखते हैं जो कि किसी फैक्ट्री में जा रहे थे। तभी वो तोता बोलता है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन अगर आप ऐसे ही मुझे अपने साथ लेके घूमेंगे तो आपके जान को खतरा हो सकता है। जो इंसान मुझे एडॉप्ट करता है उसका किसी ना किसी तरीके से मौत हो जाता है, तो आप मुझे यही छोड़ दीजिए। जिसपे साधो कहता है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम कारिन को देखते हैं जो कि बहुत ही घबराई हुई थी और कहीं निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी हम रुकिया को देखते हैं जो कि ये सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान थी। तभी इचिको के सामने जो एनर्जी पैदा हो रही थी वो एनर्जी मिल के बहुत सारे रिबन का रूप ले लेती है और उनमें से एक रिबन उस तोते के सोल का होता है जिसे इसी को सेंस करके पकड़ लेता है। जिसे देखकर रुकिया कहती है, ये तो स्पिरिट रिबन्स है। स्पिरिट रिबन्स को तो सिर्फ हाई लेवल के सोल रिपर्स देख सकते हैं। क्या इस लड़के ने इतने कम समय में इतना कुछ सीख लिया? नेक्स्ट सीन में हम साधो को देखते हैं जो कि उस तोते के साथ बैठा हुआ था। वो तोता साधो को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे, नहीं तो साधो की जान को खतरा है, लेकिन साधो उसकी एक नहीं सुनता और साधो कुछ सेंस करता है। तभी वहाँ पे कोई अटैक कर देता है और साधो उस तोते को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो रास्ते पर निकलता है वहाँ पे उसे इचिको मिलता है जिसे देखकर वो उसके ऑपोजिट साइड भागने लगता है क्योंकि वो जानता था उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर का हाथ है जो उस पर बार बार अटैक कर रहा है और वो इचिको को इस सब में नहीं घसीटना चाहता था। तभी वहाँ पे कारिन आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। तभी रुकिया इचिको को कारिन को वहाँ से ले जाने को बोलती है, लेकिन इचिको ये नहीं मानता। तभी रुकिया बोलती है, अगर तुम कारिन को अपने साथ ले आओगे तो तुम होलो के साथ फाइट नहीं कर पाओगे और इससे कारिन को भी खतरा होगा, तो इसे ले जाओ, मैं साधो को ढूंढने के लिए जाती हूँ। तभी इचिको कारिन को उठा के घर ले जाने लगता है। तभी कारिन बोलती है, मैंने उस तोते के अंदर सोल के मेमोरीज को देखा, वो सोल एक बच्चा है और उसके माँ को उसके सामने ही मार दिया गया। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ इचिको, प्लीज तुम उस बच्चे को बचा लो। नेक्स्ट सीन में हम रुकिया को देखते हैं जो कि साधो को ढूंढ रही थी। तभी वो एक जगह में रुक जाती है और उसे कुछ सेंस होता है। तभी वो होलो रुकिया के सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारी सोल बहुत टेस्टी लग रही है, क्या मैं तुम्हारे सोल को खा सकता हूँ? तभी वो होलो अपना मुंह खोलता है लेकिन रुकिया उसे डॉज कर जाती है। तभी वो होलो बोलता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो लड़की, आखिर तुम हो कौन? तभी रुकिया उसके मुंह पे एक दमदार किक मारती है और उस होलो पे डिस्ट्रक्शन स्पेल भी यूज करती है, लेकिन इसका उस होलो पर कोई भी असर नहीं होता। साधो को धमाके का साउंड सुनाई देता है और वो रुक जाता है। तभी वो तोता बोलता है, वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर अटैक कर रहा है। साधो ये सुनकर तोते को वहीं पर रखता है और रुकिया की तरफ जाने लगता है। तभी हम होलो को देखते हैं जो कि ये समझ गया था कि रुकिया एक सोल रिपर है और रुकिया की पावर अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी और रुकिया भी समझ चुकी थी कि ये होलो बाकी उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी वो होलो बोलता है, मैं अभी तक 2 सोल रिपर्स के सोल को खा चुका हूँ जो उस बच्चे को बचाने आए थे, तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। तभी हम देखते हैं इचिको कारिन को लेकर अपने घर आ चुका था और वो वापस रुकिया की डायरेक्शन में जाने लगता है और वो जाते जाते सोचता है, मॉम के गुजरने से पहले कारिन छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी, लेकिन मॉम के गुजरने के बाद कारिन ने रोना धोना छोड़ दिया और मॉम के गुजरने के बाद यूजू ने घर की सारी जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दिया। जिस उम्र में उसे खेलना कूदना था उस उम्र में उसने जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दिया। कारिन ने उस तोते के सोल को महसूस किया और उसके लिए चिंता करने लगी, अब मुझे ये सब ठीक करना ही होगा और इचिको रुकिया की तरफ दौड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं उस होलो ने रुकिया को पकड़ लिया था और वो होलो रुकिया को बोलता है, मेरा अंदाजा सही था, तुम एक सोल रिपर हो, लेकिन तुम अभी तक इन इंसान
इंसानी शरीर को छोड़ के अपने सोल रीपर वाले रूप में आती क्यों नहीं हो? तभी वहाँ पे साधु आ जाता है और उस होलो को एक पंच मारता है जिससे वो होलो दूर जाके गिरता है। रुकिया ये देखकर हैरान थी कि साधु भी होलो को देख सकता है। तभी हम देखते हैं साधु ऐसे ही हवा में घूसों की बारिश करने लगता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि साधु को वो होलो नहीं दिखाई देता। तभी वो होलो हंसने लगता है और कहता है, मुझे लगा था ये मुझे देख सकता है, लेकिन मैं गलत था। तभी साधु फिर से उस होलो के मुंह पे एक पंच मारता है जिसे देखकर रुकिया कहती है, नामुमकिन, ये उस होलो को नहीं देख सकता। लेकिन उसकी आवाज से ये पता लगा लेता है कि वो होलो किस डायरेक्शन में है। ये शांति से ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जिसे वो ना ही देख सकता है ना ही महसूस कर सकता है। क्या इसे डर नहीं लग रहा? तभी वो होलो ऊपर चला जाता है। तभी रुकिया साधु से कहती है, बच के, वो होलो तुम्हारे ऊपर है। तभी साधु कहता है, क्या तुम उसे देख सकती हो? तभी रुकिया कहती है, मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगी। तभी साधु रुकिया से उसकी डायरेक्शन पूछता है कि वो किस जगह पे है। तभी रुकिया बोलती है, वो ठीक तुम्हारे सिर के ऊपर है। तभी साधु उसके साइड का एक खंबा उठा लेता है और उस खंबे को होलो के ऊपर मार के गिरा देता है। तभी रुकिया उस होलो को कहती है, हार मान लो, एक दूसरा सोल रीपर है जो रास्ते में है और वो यही आ रहा है। वो आते ही तुम्हारा खेल खत्म होगा। तभी वो होलो हंसता है और उन दोनों और सोल रीपर्स की मजाक उड़ाने लगता है। तभी कहीं से बहुत सारे मिनी मॉन्स्टर्स आके रुकिया और साधु को जकड़ लेते हैं। तभी साधु अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उन मिनी मॉन्स्टर्स की पकड़ से आजाद हो जाता है, जिसे देखकर वो होलो हैरान हो जाता है और कहता है, कोई इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन बेशुमार ताकत से मुझे रोक पाओगे? तुम सभी एक बेवकूफ हो। तभी साधु उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो होलो उसे डॉज कर लेता है और साधु रुकिया को भी फ्री कर देता है। साधु फिर से ऐसे ही हवा में पंचेस करने लगता है, जिससे रुकिया उसे फिर से बताती है कि वो तुम्हारे सिर के ऊपर ही है। तुम ऐसे ही हवा में घुसे बरसाने बंद करो, मेरे पास एक प्लान है। तभी साधु रुकिया को अपने गोद में ले लेता है और साधु रुकिया को उस होलो के डायरेक्शन में फेंक देता है, जिससे वो होलो के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन वो होलो फिर से कुछ मिनी मॉन्स्टर के साथ अटैक करता है, जिससे रुकिया नीचे गिरने लगती है। लेकिन साधु एन मौके में उसे बचा लेता है। तभी वो होलो कुछ अजीब सा आवाज निकलता है और रुकिया के बॉडी में जो चिपचिपा मॉन्स्टर्स लगा हुआ था वो अचानक से फटने लगता है, जिससे रुकिया घायल हो जाती है। तभी साधु उस होलो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि वो तोता जो उसने सेफ जगह पर रखा आया था, उस तोते को उस होलो ने पकड़ लिया और वही चिपचिपा मॉन्स्टर उस तोते के चारों साइड लगा दिया। और वो साधु को इसी बहाने ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है, मैं उस लड़की की शिकार करूंगा और तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तोता मारा जाएगा। रुकिया साधु को समझाती है कि वो उसे बचाने ना आए और वो वहाँ से भागने लगती है, जिसके पीछे वो होलो भी भागने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद वही चिपचिपा मॉन्स्टर रुकिया के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे रुकिया और घायल हो जाती है। रुकिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन वो फिर भी भागने लगती है और एक रिवर के सामने रुक जाती है। तभी वो होलो बोलता है, क्या हुआ, और भाग नहीं सकती क्या? तभी रुकिया बोलती है, अब मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं। तभी इचिको वहाँ पे आ जाता है। तभी इचिको रुकिया को डांटने लगता है कि वो इतना बड़ा रिस्क अकेले ही ले रही थी। तभी वो सभी लोग इचिको के ऊपर अटैक कर देता है। तभी रुकिया आके इचिको के सोल को बाहर निकाल देती है। तभी इचिको होलो के साथ लड़ने लगता है और रुकिया उसके बॉडी को संभाल रही थी। तभी रुकिया साधु को इचिको के बॉडी और उस तोते को कहीं दूर और सेफ जगह में ले जाने को बोलती है। साधु परेशान होता है और रुकिया को इचिको के बॉडी के बारे में पूछता है कि उसे क्या हुआ। तभी रुकिया बताती है, इचिको अभी उस होलो के साथ लड़ रहा है, तो उसके बॉडी को सेफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तभी हम इचिको को देखते हैं, जो कि उस होलो को मारने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और उस होलो को पूछता है, क्या तुमने ही उस बच्चे को और उसकी माँ को मारा था, जिसका सोल अभी उस तोते के अंदर है? तभी हम उस तोते को देखते हैं, जिसका नाम शिबाता होता है और वो साधु और रुकिया को बताता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मैं अपनी माँ को वापस जिंदा करना चाहता था। तभी रुकिया कहती है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी माँ को कोई जिंदा कर सकता है? तभी वो होलो इचिको को कहता है, हाँ, मैंने ही उन दोनों को मारा है। जब मैं जिंदा था तब मैं एक सीरियल किलर था। उस बच्चे की माँ मेरी आखिरी शिकार थी। उस बच्चे की माँ बहुत हिम्मत वाली थी, वो अपने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचा रही थी, लेकिन मैंने उसे मार डाला। तभी उस बच्चे ने मेरा टांग पकड़ लिया, जिससे मैं बैल्कनी से गिर गया और मेरी वही मौत हो गई। लेकिन मेरी मौत के बाद मैं एक होलो बन गया और मैंने बदले के लिए उस बच्चे के सोल को उस तोते के अंदर डाल दिया और उससे कहा, अगर वो 3 महीने तक एक तोते के रूप में मुझसे बचने में कामयाब रहा तो मैं उसके माँ को जिंदा कर दूंगा। मैं जानता था कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन उस बच्चे ने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। फिर मैं उन सभी को मार डाल गया जिसने उस तोते को अपने पास रखा। जिसे सुनकर इचिको गुस्सा हो जाता है। तभी वो होलो फिर से उन चिपचिपे मॉन्स्टर के साथ इचिको के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इचिको उसी के मिनी मॉन्स्टर को पकड़ के उसी होलो के मुंह पर एक पंच मारता है और उसके जीभ को उसके मुंह से उखाड़ फेंकता है और उसे एक ही स्ट्राइक में मार गिराता है। तभी वो होलो बहुत सारी एनर्जी निकालने लगता है। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा गेट अपीयर होता है, जिसे देखकर इचिको हैरान हो जाता है। तभी रुकिया बोलती है, ये गेट ऑफ हेल है। जो इंसान मरने से पहले बहुत ज्यादा पाप करता है उसे इस गेट के जरिए नर्क में भेज दिया जाता है। तभी उस गेट से एक हाथ निकलता है और उस होलो को पकड़ के गेट के अंदर ले जाता है। तभी रुकिया बोलती है, इस सोल के अंदर सेन नहीं है तो मैं उससे वापस उसके बॉडी में नहीं भेज सकती, इसे सोल सोसाइटी में ही जाना होगा। लेकिन वो तोता नाराज होता है। तभी इचिको बोलता है, शायद तुम्हें सोल सोसाइटी में अपनी माँ मिल जाए, जिसे सुनकर वो तोता खुश हो जाता है और सोल सोसाइटी में जाने के लिए मान जाता है। तभी हम शिबाता के सोल को देखते हैं। हम रुकिया को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में एक डिवाइस लेकर बैठी हुई थी। तभी रुकिया बोलती है, मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है, मुझे समय रहते ही इसका इलाज निकालना होगा। असली
असलियत में रुकिया इस गीगाई फ्रॉम के बारे में बात कर रही थी, जो सोल पर इंसानी शरीर को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। उस फ्रॉम को कहा जाता है गीगाई फ्रॉम, जो कि अब पुराना हो चुका था और ठीक से काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम इचिको को देखते हैं, जो कि रुकिया के लिए ब्रेकफास्ट लेके आया था, लेकिन वो देखता है कि रुकिया अपने जगह में है ही नहीं, तो वो ब्रेकफास्ट वो खुद ही खा जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी और कारिन बैठ के खाना खा रही थी। तभी यूरी बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल भैया कुछ अलग हरकत कर रहे हैं, और वो आजकल खाना भी बहुत खाता है और दिन भर अपने कमरे में ही रहता है। जिसे सुनकर इचिको के डैड बोलते हैं, इचिको अब 15 साल का हो चुका है और एक जवान लड़का अपनी जवानी की जोश में खुद को कमरे में बंद करके एक ही काम कर सकता है। जब इचिको वहाँ पे आके उसके डैड को एक किक मारता है और बोलता है, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपको कोई दूसरा काम नहीं है क्या? नेक्स्ट सीन में हम 2 बच्चों को देखते हैं, जो कि अपने कामों में बिजी थे। इस लड़के का नाम होता है जिंटा और इस लड़की का नाम होता है उरुरु। तभी रुकिया वहाँ पे आती है और बोलती है, हमेशा की तरह तुम दोनों मस्ती मजाक में ही लगे रहते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। खैर, तुम्हारा बॉस कहाँ है? तभी जिंटा स्टोर का गेट खोल देता है। तभी स्टोर के अंदर से एक बुजुर्ग इंसान आता है, जिसका नाम होता है टेसाई। वो रुकिया को देखकर रुकिया की रिस्पेक्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे इस स्टोर का बॉस आता है और इस आदमी का नाम होता है किसुके उराहारा, और वो भी रुकिया को वेलकम करता है और बोलता है, मुझे कल ही एक नया डिलीवरी मिला है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी रुकिया अपने इस गीगाई फ्रॉम के बारे में बताती है। ये गीगाई फ्रॉम ठीक से काम नहीं कर रहा और उसे इस गीगाई फ्रॉम को कंट्रोल करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तभी किसुके कहता है कि क्या मैं तुम्हारी चेकअप कर सकता हूँ, चिंता मत करना, इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। तभी रुकिया उसे मना करती है और कहती है, मैंने जो ऑर्डर किया था क्या वो आ गया? किसुके कहता है, हाँ वो आ गया, और वो उरुरु को उसे लाने के लिए भेजता है और बोलता है, वहाँ बॉक्स पे न्यू आइटम लिखा हुआ है और उसी बॉक्स पे वो चीज है, जाओ उसे लेके आओ, और उरुरु वो लेकर रुकिया को दे देती है। तभी रुकिया कहती है, क्या सिर्फ तुम्हें यही मिला? तभी किसुके कहता है, ऐसा मत कहो, वो सबसे पॉपुलर में से एक है, तो उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी तुम डुप्लीकेट को हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम रुकिया को अपने स्कूल में देखते हैं, जो कि अपने गीगाई फ्रॉम को रीडिजाइन करके आई थी, जिसे देखकर इचिको के दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी रुकिया इचिको को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन इचिको जाने के लिए नहीं मानता। तभी रुकिया उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। बाहर जाके रुकिया इचिको को एक अजीब सा टॉय देता है और बोलती है, ये है गिकोंगन, ये एक कैप्सूल है जो किसी के सोल को बॉडी से निकाल देती है। जो इसे खाता है तो उसके बॉडी में एक नकली सोल आ जाता है, ताकि उसका असली सोल उसके बॉडी को छोड़ सके। मैं तुम्हें ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम्हें अपने सोल को अपने बॉडी से खुद निकालना होगा। तभी इचिको बोलता है, लेकिन ये डक के शेप में क्यों है, मुझे ये पसंद नहीं। तभी रुकिया बोलती है, मैं तो बनी शेप का चाहती थी, लेकिन मुझे सिर्फ यही मिला। तभी इचिको रुकिया की मजाक उड़ाता है और बोलता है, तो तुम्हें बनीस पसंद है, इसलिए तुम बनी जैसी दिखती हो। तभी रुकिया उससे डांटने लगती है और इचिको को उसका एक पिल खाने को बोलती है। जैसे ही वो पिल इचिको के अंदर जाता है तो उसका सोल उसके बॉडी से अलग हो जाता है। तभी रुकिया बोलती है, अब तुम्हारा सोल तुम्हारे बॉडी से अलग हो चुका है और उस बॉडी को भी एक नकली सोल मिल चुका है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये तुम ही हो। तुम असली बॉडी में जैसे रहते थे, जैसे रिएक्ट करते थे, ये नकली सोल भी सेम वैसा ही करेगा। तभी रुकिया को एक नया मिशन मिलता है। तभी इचिको बोलता है, अरे तुम पागल हो, सभी को पता चल जाएगा कि ये नकली है। तभी रुकिया उसकी एक नहीं सुनती और इचिको को घसीट के वहाँ से ले जाती है। तभी फेक इचिको एक शैतानी स्माइल देता है। नेक्स्ट सीन में हम किसुके को देखते हैं। तभी वो देखता है जिस बॉक्स से रुकिया कैप्सूल लेके गई, उस बॉक्स में डिफेक्टेड आइटम्स लिखा हुआ था। ये देखकर जिंटा उरुरु को डांटने लगता है। तभी टिसाई बोलता है, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो ये गिकोंगन बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी। तभी किसुके बोलता है, मुझे पता है, हमारे लिए अच्छा यही होगा, हम इस मामले को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, वरना किसे पता कि क्या हो जाए। तभी हम फेक इचिको को देखते हैं, जो कि खुद को बहुत ही फ्री और पावरफुल महसूस कर रहा था। तभी हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर फ्री टाइम चल रहा था और ओरिही में अपने दोस्तों के साथ लंच करने के लिए बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे फेक इचिको एक जंप में ही खिड़की से क्लास के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर ओरिही में और उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है। तभी इचिको बोलता है, ये 9 ग्रेड ग्रुप 3 है ना? तभी हम देखते हैं असली इचिको एक होलो के साथ लड़ रहा होता है और उसे कुछ बुरा फील होने लगता है। तभी सभी बच्चे फेक इचिको से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए? तभी फेक इचिको बोलता है, तुम सब अंधे हो क्या? तुम्हें नहीं दिखाई देता क्या मैं कूद के आया हूँ? तभी ओरिही के दोस्त सोचने लगती है, हमारे रूम तक जंप करके आना ये तो पॉसिबल ही नहीं, जमीन से हमारा रूम बहुत ऊपर है, शायद ये दूसरी क्लास के खिड़की से जंप करके आया है। तभी अचानक से फेक इचिको ओरिही के पास आ जाता है और बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, दिल जलाने वाले नागिन, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? और वो ओरिही के हाथ को चूम देता है, जिसे देखकर क्लास की सभी लड़कियां हैरान हो जाती है। तभी ओरिही की दोस्त इचिको को ओरिही से दूर ले जाती है। तभी इचिको ओरिही के दोस्त से कहती है, हे, सामने से देखने पर तुम भी बाकियों से कम नहीं, तुम भी काफी ज्यादा क्यूट हो, जिसे देखकर क्लास की सभी लड़कियां हैरान हो जाती है। तभी हम रुकिया और इचिको को देखते हैं, जो कि उसी क्लास की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर वो फेक इचिको था। तभी वो देखता है कि क्लास के खिड़की को तोड़ के एक डेस्क बाहर गिरता है और तभी हम देखते हैं कि ये काम ओरिही की दोस्त ने किया था, जो कि फेक इचिको के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। तभी फेक इचिको बोलता है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ किस किया, भला इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम मुझसे इतनी गुस्सा हो? तभी वहाँ पे रुकिया आ जाती है, इसे देखकर फेक इचिको खिड़की की तरफ भागने लगता है, लेकिन वहाँ पे असली इचिको आ जाता है। फेक इचिको असली इचिको को देखकर घबरा जाता है और वो असली इचिको के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन असली इचिको फेक इचिको के ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि जो भी हो वो उसका ही बॉडी है। अगर वो फेक इचिको के ऊपर अटैक करेगा तो उसके बॉडी को ही नुकसान होगा। क्लास के सभी बच्चे ये देखकर हैरान थे कि इचिको आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि असली इचिको को कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि असली इचिको एक सोल है, लेकिन ओरिही में असली इचिको को महसूस कर पा रही थी। तभी
फेक इचिगो सभी को चकमा देकर खिड़की से पूरी स्पीड से भाग जाता है। तभी रुकिया बोलती है इसमें अब कोई शक नहीं, वो एक मोड सोल है। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तात्सो की इचिगो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। तभी ओरिहिमे बोलती है नहीं, वो इचिगो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम इचिगो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि स्कूल में फेक इचिगो ने जो हरकत की उससे इचिगो का रेपुटेशन खराब होगा। तभी इचिगो रुकिया से पूछता है तुमने उसे मोड सोल कहा था और ये मोड सोल होता क्या है। तभी रुकिया बोलती है एक बार सोल सोसाइटी में एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था जिसका नाम था स्पीयर हेड, एक सोल जिसको लड़ने के लिए मॉडिफाई किया गया था। जो इंसान मर जाता है तो उसके बॉडी में इस प्रोजेक्ट के सोल को डाल दिया जाता है ताकि वो होलो से लड़ पाए। ये काफी ज्यादा बेहुदा और घटिया प्लान था। इस सोल को जिस बॉडी के साथ ट्रांसफर किया जाता है वो उस बॉडी के किसी भी हिस्से को सुपर ह्यूमन की ताकत दे सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया क्योंकि इससे किसी लाश को लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और सारे मोड सोल्स को खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ मोड सोल्स बची हुई है। ये सुनकर इचिगो को मोड सोल्स के बारे में थोड़ा बुरा लगता है और अपने मन में ही सोचता है मोड सोल्स को सोल सोसाइटी के द्वारा बनाया गया था और उन्हीं की मर्जी के हिसाब से उन्हें खत्म भी किया जा रहा है। उसे बिना सोचे समझे बनाया गया था और उसे बिना सोचे समझे अपराधी भी बना दिया, लेकिन वो किसी तरह बचा और उसे एक बॉडी मिल गई। फिर भी उसे बच के ही भागना पड़ रहा है। पता नहीं वो क्या फील कर रहा होगा। तभी हम फेक इचिगो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था। तभी वो कुछ बच्चे को गेम खेलते हुए देखता है। तभी उसमें से एक बच्चा बोलता है ये बहुत बोरिंग है, लड़ो, तुम्हें मैंने बनाया है, उसे खत्म करो। जो अपने क्रिएटर्स की बात नहीं मानते उन्हें तो मार ही डालना चाहिए। वो बच्चा ये सब अपने गेम कैरेक्टर को बोल रहा था जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वो अपने गेम कैरेक्टर को डिलीट कर देता है और बोलता है मैं एक नया बना लूंगा। ये काफी ज्यादा कमजोर था। इसे सुनकर फेक इचिगो को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसे सोल सोसाइटी के द्वारा अपने फायदे के लिए बनाया गया और अपने मर्जी के हिसाब से उन्हें खत्म कर दिया गया। तभी फेक इचिगो गुस्सा हो जाता है और उन बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उन बच्चों को किक मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे असली इचिगो आ जाता है और उस किक को रोक लेता है। उराहरा स्टोर को देखते हैं जहाँ पर उरुरु बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उरुरु ने ही रुकिया को गलत कैप्सूल दिया था जिसके कारण ये लफड़े हो गई। तभी किसुके कहता है तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ पे जिंटा और टेसाई भी आ जाते हैं और अब ये सभी उस मोब सोल को पकड़ने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो ये देखकर हैरान थे कि आखिर फेक इचिगो लड़ किससे रहा है और वहाँ पे रुकिया भी आ जाती है। तभी असली इचिगो कहता है अगर मैं शांत रहूं तो तुम्हारे मूव्स में आसानी से पता कर सकता हूँ और इचिगो फेक इचिगो के मूवमेंट्स को समझने लगता है और उन्हें डॉज करने लगता है। तभी मोब सोल वहाँ से भाग जाता है और इचिगो उसके पीछे जाने ही लगता है कि तभी रुकिया को एक नया मिशन मिलता है कि पास में ही एक होलो दिखा है और उन्हें उसे खत्म करना है और वो दोनों ना चाहते हुए भी मोब सोल को छोड़ के होलो की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो कि अपने टीचर को बता रहे थे कि उनके ऊपर एक अजीब से हाई स्कूल के लड़के ने हमला कर दिया था। तभी उनके टीचर को उनका वीडियो गेम मिल जाता है जिससे वो उन्हें ही डांटने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम फेक इचिगो को देखते हैं जो कि भागते हुए बोलता है उस सोल रिपर और उन बच्चों ने मेरा अच्छा मूड खराब कर दिया। तभी वो अचानक से एक होलो की प्रेजेंस महसूस करता है और अपने मन में ही सोचता है मुझे एक होलो महसूस हो रहा है और वो वही है जहाँ मैं था। क्या वो उन लड़कों पर हमला करने वाला है? लेकिन उससे उनकी बातें याद आने लगती है जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, उन्हें बचाए या ऐसे ही मरने दे। तभी हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो कि साफ सफाई के कामों में लगे हुए थे। तभी वहाँ पे एक होलो आ जाता है। तभी हम रुकिया को देखते हैं जिसका सोल फोन खराब हो चुका था और अब वो किसी होलो का लोकेशन पता नहीं कर सकती। तभी वो होलो उन बच्चों के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वहाँ पे फेक इचिगो आके उस होलो को एक किक मारता है और वहाँ पे एक धमाका होता है जिससे ये बच्चे दूर जाके गिरते हैं। तभी फेक इचिगो उस होलो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो होलो फेक इचिगो के कंधे के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है। फेक इचिगो को ऐसे लड़ते हुए देख वो तीनों बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं और इचिगो और रुकिया भी उस होलो के पास भागते हुए आ रहे थे। तभी फेक इचिगो भागते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है जिसके पीछे वो होलो भी आता है। अब फेक इचिगो पूरी तरह से फंस चुका था, उसके पास भागने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। तभी वो होलो बोलता है पहले तो तुमने मेरे खाने में दखलंदाजी की, फिर मुझसे बच के भागते रहे। मुझे पता नहीं तुम कौन हो लेकिन तुम इतने ताकतवर भी नहीं जो मेरे साथ लड़ सको। और वो फेक इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तभी असली इचिगो आके उसके हाथ को काट देता है और फेक इचिगो को उससे बचा लेता है। तभी फेक इचिगो बोलता है क्यों तुम मुझे बचा रहे हो? तभी इचिगो गुस्से से बोलता है तुझे क्या लगता है ये किसकी बॉडी है? अगर कोई कमजोर होलो तुम्हारी ऐसी हालत कर सकता है तो तुम दोबारा लड़ने की सोचना भी मत। तभी वो होलो उन दोनों के ऊपर फिर से अटैक कर देता है लेकिन इस बार वो दोनों मिलकर उस होलो को मार गिराते हैं। तभी फेक इचिगो देखता है कि वो होलो उन्हीं बच्चों की तरफ गिरने जा रहा है। तभी फेक इचिगो अपनी पूरी तेजी से उस होलो की तरफ भागने लगता है और उसे एक किक मारता है जिससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो आसमान में ही गायब हो जाता है। लेकिन फेक इचिगो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। तभी असली इचिगो उसे पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है बेवकूफ कहीं के, होलो के सिर को काट देने के बाद वो होलो खुद ब खुद ही गायब हो जाता है तो तुम्हें उसे फिर से लात मारने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे मैं नहीं होता तो तुम कब का मारे जाते। तभी इचिगो नीचे उन बच्चों को देखता है और वो समझ जाता है कि असलियत में मोब सोल उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तभी इचिगो मोब सोल से कहता है तुम तो उनसे नफरत करते थे ना, तो तुमने उन्हें क्यों बचाया? तभी मोब सोल बोलता है अगर मैं उनकी मदद नहीं करता तो अब तक वो मर गए होते और मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे बनाने के बाद ही सोल सोसाइटी ने सभी मोब सोल्स को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया था। दूसरे शब्दों में बोलूं तो मेरे जन्म के बाद ही मेरे मौत का फैसला हो चुका था। मैं उस पिल के अंदर हर दिन डर से कांपता था। जब मैं अपने जैसे को गायब होता हुआ देखता हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती थी। मैं हर पल एक ही बात सोचता रहता हूँ कि कोई मेरी किस्मत का फैसला
फैसला क्यों करे? मैं खुद के लिए फैसला क्यों नहीं कर सकता? क्या ये मैं खुद तय नहीं कर सकता कि मुझे जीना है या मरना? इसलिए मैं किसी को नहीं मारूंगा और मैं किसी को मरते हुए भी नहीं देख सकता। जिसे सुनकर इचिको को थोड़ा बुरा लगता है। तभी वहाँ पे किसुके उराहारा आ जाता है और उनकी बातें सुन के कहता है, लगता है हमने जो तैयारी की थी उसकी अब कोई काम नहीं। और वो एक स्ट्रोक से मोथ सोल की पिल इचिको की बॉडी से निकाल देता है और इचिको की बॉडी जमीन पे गिर जाती है। तभी किसुके कहता है, चलो मामला यहीं पर खत्म हुआ। तभी इचिको किसुके को कहता है, रुको, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो और तुम उसके साथ क्या करने वाले हो और तुम मुझे देख भी सकते हो? आखिर तुम लोग हो कौन? तभी रुकिया वहाँ पे आ जाती है और कहती है, अभी के लिए तुम बस इतना जान लो कि ये एक लालची सौदागर है। तभी रुकिया किसुके से कहती है, क्या तुम उन आइटम्स को वापस लेते हो जो तुमने लोगों को बेचा है बिना रिफाउंड दिए? तो किसुके कहता है, शायद मैं तुम्हें रिफाउंड कर दूंगा। तभी रुकिया बोलती है, उसकी जरूरत नहीं होगी, मैं इस आइटम के साथ खुश हूँ और मैं इस मोब सोल को अपने पास रख रही हूँ। तभी किसुके कहता है, तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गई तो भूल कर भी मेरा नाम मत लेना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग तो सूख जाएंगे। तभी रुकिया कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, आजकल मुसीबत झेलना मेरी एक आदत हो गई है। और रुकिया वो मोथ सोल की पिल इचिको को दे देती है। नेक्स्ट सीन में इचिको और रुकिया अपने घर जा रहे थे और इचिको का कंधा बड़ा दुखने लगता है क्योंकि वो घायल था और इचिको उस मोब सोल को गाली देना चाह रहा था और वो रुकिया से पूछता है कि वो मोथ सोल के साथ आमने सामने खड़े होकर बात कैसे करे। तभी रुकिया बोलती है, ऐसा करने के लिए तुम्हें इसे किसी बिना सोल के बॉडी में डालना होगा, यानी किसी मरे हुए इंसान के शरीर में। और इसी को बीच सड़क में मरा हुआ इंसान ढूंढने लगता है और उसे वहाँ पे एक पड़ा हुआ टेडी बेयर मिलता है। तभी वो रुकिया से पूछता है, इंसान के बॉडी को छोड़कर क्या ये बाकी चीजों में भी काम करता है? रुकिया भी ये नहीं जानती थी कि मरे हुए इंसानों के अलावा ये बाकी चीजों में भी काम करता है कि नहीं। और तभी इचिको उस टॉय के अंदर मोथ सोल के पिल को डाल देता है, लेकिन वो टॉय कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे इचिको उसे घुमाने लगता है। और तभी अचानक से वो टॉय इचिको को गाली देकर उसे लड़ने के लिए फिर से चैलेंज करने लगता है और वो अपने बॉडी को देखकर परेशान होने लगता है कि वो इतना छोटा कैसे हो गया। तभी इचिको बदले की भड़क में कहता है, मुझे नहीं लगता हमारी बातचीत खत्म हुई थी, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगली सुबह वो टॉय इचिको को उठाने लगता है और इचिको उसे पकड़ के फेंक देता है। और इचिको ने इसका नाम कॉन रखा था, लेकिन कॉन नाम मोथ सोल को पसंद नहीं था, तो वो इचिको को उसका नाम काय रखने को बोलता है, लेकिन इचिको उसका नाम काय रखने से साफ मना कर देता है क्योंकि काय नाम बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। तभी रुकिया अलमारी से बाहर निकलती है और कॉन के ऊपर पैर रख देती है, लेकिन कॉन गुस्सा होने के बजाय खुश होता है। और खुश क्यों होता है ये तो आप जानते ही हो। तो कॉन कहता है, अच्छा एंगल है, मैं खुश हूँ कि मैं एक छोटा सा एनिमल हूँ। तभी रुकिया गुस्से से उसे मारने लगती है। तभी यूजू रूम के अंदर आ जाती है और इचिको जल्दी जल्दी रुकिया और कॉन को अलमारी के अंदर डाल देता है। तभी यूजू कहती है कि इचिको के दोस्त उसका बाहर वेट कर रहे हैं, तो उसे जल्दी स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए। और इचिको जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकलने लगता है। यूजू के जाने के बाद इचिको रुकिया से पूछता है कि क्या उसने फिर से यूजू की मेमोरीज को इरेज कर दिया, जिस पे रुकिया हाँ बोलती है। और इचिको जैसे ही आज का डेट देखता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर ओरिहिमे और उसकी फ्रेंड्स मिलकर बातें कर रही थी। तभी हम एक बिल्कुल ही नए कैरेक्टर को देखते हैं और वहाँ पे इचिको आ जाता है। इचिको को देखकर ओरिहिमे गुड मॉर्निंग कहती है, जिसका रिप्लाई इचिको भी देता है, लेकिन इन सभी को आज इचिको थोड़ा सीरियस लग रहा था। तो तात्सुकी आज का डेट चेक करती है और आज 16 जून था। तो तात्सुकी समझ जाती है कि इचिको इतना सीरियस क्यों है और तात्सुकी भी सीरियस हो जाती है और वो ओरिहिमे से कहती है कि कल इचिको स्कूल नहीं आएगा और अब रात हो चुकी थी। तभी इचिको रुकिया से पूछता है कि वो कल शिनिगामी के काम से छुट्टी ले सकता है, जिस पे रुकिया कहती है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, आखिर तुम्हें आज हो क्या गया है, तुम आज सुबह से काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो। तो इचिको बोलता है, कल मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, कल के दिन ही वो मरी थी, या फिर कहूँ कि उन्हें कल के दिन ही मारा गया था। तभी हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि इचिको के लिए परेशान थी। तभी हम इचिको को देखते हैं जहाँ पर उसे अपने माँ के डेथ के फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसके बाद हम फाइनली सोल सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पर एक सोल रीपर दूसरे सोल रीपर को ऑर्डर देता है कि उसे रुकिया कुचिकी को वापस लेकर आना है, क्योंकि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में कुछ ज्यादा ही समय पार कर लिया, तो जल्दी पता लगाओ कि वो कहाँ है। दूसरे सोल रीपर को यह अंदाजा हो गया था कि रुकिया को बुलाने का कारण कुछ और ही है। तो क्या है वो कारण, उसे जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। तो तब तक के लिए बाय। हम वापस से उसी होलोस के प्लेस को देखते हैं और इस प्लेस का नाम होता है हुएकु मुंडो। तभी हम एक होलो को देखते हैं और ये होलो वही है जिसने ओरिहिमे के भाई को होलो बनाया था। तभी ये होलो बोलता है, अब जाने की बारी मेरी है। नेक्स्ट सीन में हम इचिको के फैमिली को देखते हैं जो कि अपने मॉम के डेथ एनिवर्सरी के लिए उनके ग्रेव पर जा रहे थे। इतनी दूर पैदल चलने की वजह से यूजू बहुत थक जाती है, तो उसे साहस देने के लिए उसके फादर अपने हाथों के बल पे चलने लगते हैं, जिसे देखकर कारिन गुस्सा हो जाती है और अपने फादर को एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। तभी वहाँ पे रुकिया भी आ जाती है, जिसे देखकर इचिको घबरा जाता है। तभी यूजू इचिको से पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। तभी इचिको यूजू को साफ तौर से मना कर देता है कि वो उसे नहीं जानता। तभी कारिन कहती है, उसका चेहरा कहीं दिखा हुआ सा लग रहा है, क्या मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ? तभी इचिको कहता है, अरे मुझे अब याद आया, वो तो मेरी मिडिल स्कूल की फ्रेंड है, मैं ये भूल कैसे गया कि वो मेरी फ्रेंड है। मेरे ख्याल में मुझे उससे अकेले में बात करना चाहिए, तुम दोनों मॉम के ग्रेव में जाओ, मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। और इचिको रुकिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी कारिन एक अलग ही फेस बना के कहती है, लगता है हमें अपने भाई को अपने हिसाब में ही छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम रुकिया और इचिको को देखते हैं जहाँ पर इचिको कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर
रही हो। तो रुकिया बोलती है अगर बाय चांस यहाँ पे कोई होलो हमला कर दे तो मैं नहीं रहूंगी तो तुम क्या करोगे। तो इचिगो कहता है इससे कोई मतलब नहीं बनता, अगर तुम मेरा पीछा कर ही रही हो तो थोड़ा चुप कर भी तो कर सकती थी ना। तभी रुकिया कहती है इस बार मुझसे गलती हो गई, अगली बारी में से मैं ध्यान रखूंगी। तभी रुकिया थोड़ा सीरियस होती है और इचिगो से पूछती है तुमने उस रात कहा था कि तुम्हारे मॉम को मारा गया था, तो किसने मारा था उन्हें। इचिगो कहता है मैं नहीं जानता और इससे तुम्हारी कोई मतलब नहीं। तभी रुकिया कहती है मुझे मतलब है, तुमने कहा था तुम बचपन से स्पिरिट्स को देख सकते हो, तो तुम मुझे बताओ जिसने तुम्हारे मॉम को मारा क्या वो एक होलो था। जिसे सुनकर इचिगो हैरान हो जाता है और हम वहीं पे उसी सोल रिपर को देखते हैं जो रुकिया को ढूंढने आया था और वो चुप कर इन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी रुकिया बोलती है जहाँ तक मुझे लगता है अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल काबिलियत ऐसी है कि तुम किसी स्पिरिट को देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, तो शायद वो होलो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था और तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन गलती से वो तुम्हारी जगह तुम्हारी माँ को मार पाया। जिसे सुनकर इचिगो भड़क जाता है और कहता है बस करो, मैं ये सब और नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, तुम्हें निराश करने के लिए माफ करना, लेकिन तुम बहुत ज्यादा गलत हो। असलियत में मेरे मॉम को मारने वाला कोई होलो नहीं बल्कि वो इंसान मैं था। जिसे सुनकर रुकिया हैरान हो जाती है और इचिगो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ओरिहिमे और तात्सुकी को देखते हैं और ओरिहिमे तात्सुकी से इचिगो के बचपन के बारे में जानना चाहती थी और तात्सुकी इचिगो की बचपन की दोस्त है। तभी तात्सुकी बोलती है शायद मेरी उम्र तब 4 साल की थी जब मैं पहली बार इचिगो से मिला था। जब मैं पहली बार इचिगो से मिली थी उसका हेयर कलर काफी ज्यादा अजीब था, वो मेरे डोजो पर आया था उसकी खूबसूरत मॉम के साथ और अपने बेवकूफ चेहरे पर इचिगो अपने फेस में हमेशा एक स्माइल रखता था। वो बेवकूफ पहले बहुत ही ज्यादा कमजोर था और वहाँ सबसे पहले मैं ही थी जिसने उसे रुलाया था, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को देखता वो एकदम ही मुस्कुराने लग जाता था। उसकी इस बात से मुझे नफरत थी क्योंकि एक लड़का जो एक लड़की के साथ हार गया हो उसे इस तरह से मुस्कुराना नहीं चाहिए। और ऐसे ही हमारी उम्र 9 साल हो गई, उसकी मॉम गुजर गई थी। वो उस समय भी एक डरपोक था, हमेशा अपनी मॉम के पास रहने वाला, लेकिन वो गुजर गई। वो उस दिन से स्कूल नहीं आया, मुझे उसकी चिंता हो रही थी और मैं उसे देखने चली गई और मैंने उसे एक नदी के किनारे पाया जहाँ पर उसकी माँ गुजरी थी। वो अपनी स्कूल ड्रेस में था, जब उसे थकान महसूस होती तो वो बैठ जाता और फिर से खड़ा होकर चलने लगता। मैं खुद को इचिगो को ऐसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और तात्सुकी ये बोल के रोने लगती है। तभी हम रुकिया को देखते हैं और वो भी बहुत दुखी थी क्योंकि उसे लगता है उसने इचिगो को उसकी मॉम के बारे में पूछकर गलत किया, जिससे इचिगो उससे हर्ट हो गई। तभी रुकिया की बैग से कॉर्न निकलता है और उसे बैग के अंदर बहुत ही गर्मी लग रही थी, जिसकी शिकायत वो रुकिया से करने लगता है। तभी रुकिया को कुछ सेंस होता है और उस तरफ जाने लगती है। तभी रुकिया को वहीं पे वो सोल रिपर मिलता है और वो उस सोल रिपर को देख के हैरान हो जाती है और कॉर्न भी डर के मारे भागने लगता है। तभी वो सोल रिपर बोलता है गुड मॉर्निंग, देखो मुझे इन मुश्किल मिशन के अलावा और कुछ नहीं मिलता, मैं इस मिशन को कंप्लीट तभी कर पाऊंगा जब मेरी नींद पूरी होगी। रुकिया थोड़ी घबराई हुई थी। तभी हम इचिगो को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ बीता हुआ पास्ट याद करता है, जहाँ हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी और इचिगो और उसकी मॉम कहीं से आ रहे थे। तभी कहीं से एक ट्रक आके इचिगो के ऊपर पानी छिड़क के जाता है, जिसे देखकर इचिगो की मॉम बोलती है क्या तुम ठीक हो इचिगो? चलो हम अपनी जगह बदल लेते हैं, मैं रोड के साइड रहूंगी और तुम मेरे लेफ्ट में, जिससे तुम्हारे पर कोई भी पानी छिड़क नहीं पाएगा। तभी इचिगो बोलता है आप बेकार में ही चिंता कर रही है माँ, मैंने ऑलरेडी रेनकोट पहना हुआ है और मैं यहाँ किस लिए आया हूँ आप भूल गई, मैं आपको उन सभी चीजों से हिफाजत करूंगा। जिसे सुनकर इचिगो की मॉम खुश होती है और बोलती है ओ अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें रोड के उस साइड में चलने नहीं दूंगी क्योंकि तुमने अभी तक तात्सुकी को नहीं हराया। जब तुम तात्सुकी को हरा दोगे तब तुम रोड के इस साइड आना और मेरी हिफाजत करना। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इचिगो बोलता है क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ, और इचिगो की मॉम खुशी से अपना हाथ बढ़ाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक रिवर को देखते हैं जहाँ से इचिगो और उसकी मॉम गुजर रहे थे। तभी इचिगो को रिवर के साइड में एक लड़की दिखती है और इचिगो को लगता है कि ये लड़की सुसाइड करने वाली है, तो उसे बचाने के लिए इचिगो दौड़ पड़ता है और इचिगो को रोकने के लिए उसकी मॉम भी उसके पीछे भागने लगती है। और जैसे ही इचिगो उस लड़की को पकड़ता है वो लड़की अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ पे अंधेरा सा छा जाता है। तभी इचिगो बोलता है मैं बहुत छोटा था जब डैड ने मेरा नाम इचिगो रखा, जिसका मतलब होता है किसी चीज की पूरी तरह से रक्षा करना जिसे आप दिल से चाहते हो। जब मुझे ये पता चला तो मैंने ठान लिया कि मैं अपनी माँ की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब हो गया। मैं अपनी माँ की रक्षा तक नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन इतनी बात साफ थी कि ये सब जब हुआ तब मेरी माँ मेरी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और मैं ही नहीं, मेरी दोनों बहन और मेरी पापा, हम सभी माँ को बहुत प्यार करते थे। जब मॉम हमारे साथ थी तो हम कितने खुश थे, लेकिन उन्हें हमसे छीन लिया गया, वो भी मेरी वजह से। और इचिगो ये सब सोच के रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम इचिगो के मॉम की ग्रेव को देखते हैं और हमें इचिगो के मॉम का नाम मासाकी कुरोसाकी बताया जाता है। और यहाँ पे यूजू और कारिन अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रहे थे और फिर यूजू रोने लगती है, जिसे देखकर कारिन कहती है यूजू तुम हर बार ऐसे ही करती हो, तुम हर बार रोने लग जाती हो। अब हम 11 साल के हो चुके हैं तो हम बड़े हो चुके हैं, तुम ऐसे ही रोती रही तो माँ के लिए प्रार्थना कब करोगी। तभी वहाँ पे इचिगो के डैड आते हैं और यूजू को रोते हुए देख उसे हंसाने की कोशिश करते हैं, जिसपे वो अजीबोगरीब डांस मारने लगते हैं, जिसे देखकर कारिन गुस्सा हो जाती है और उन्हें एक जोरदार लात मारती है, जिससे वो दूर जाके गिरते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रुकिया और उस सोल रिपर को देखते हैं, जहाँ पर रुकिया बोलती है कौन हो तुम, मेरे सवाल का जवाब दो। जिसपे वो सोल रिपर बोलता है तुम वाहन सोल रिपर एकेडमी के फेमस रुकिया कुचिकी हो ना, जिसे शाही कुचिकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। मैं हूँ इकिचिरो साइडो और मैं तुमसे 2 क्लास आगे था और मैं भी काफी ज्यादा फेमस हूँ, तुमने कहीं तो मेरा नाम सुना ही होगा है ना। जिसपे रुकिया उसे
पहचानने से ना बोलती है, जिसे सुनकर इकिचिरो अपसेट हो जाता है और बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ सवाल है। और हमें किसु के उड़ाहरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है तुम उसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकती। तभी हम कौन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो इचिको को ढूंढ रहा था। तभी उसे इचिको मिल जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है। तभी कुची की रुकिया से बोलता है तुम अभी तक सोल सोसाइटी वापस क्यों नहीं गई। रुकिया बोलती है हर दिन होलो से प्यार हो रहे हैं और मुझे हर दिन एक नया मिशन मिल रहा है जिसे कंप्लीट करने के चक्कर में मैं वापस जा नहीं पा रही। इकिचिरो बोलता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सीधे बात करना अच्छा होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कहीं तुम्हें उस पीले बालों वाले लड़के से प्यार तो नहीं हो गया। जिसे सुनकर रुकिया गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है। तभी इकिचिरो बोलता है अगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा और दूसरा रास्ता ये है कि मैं तुम्हें घसीटते हुए सोल सोसाइटी में ले जाऊं। और वो अटैक करने के लिए रेडी होता है। तभी वहाँ पे इचिको आ जाता है और इचिको इकिचिरो से बोलता है कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी इकिचिरो बोलता है तो तुम मुझे देख भी सकते हो, मेरे जवाब से पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तभी रुकिया इचिको से कुछ ना बोलने के लिए मना करती है, लेकिन इचिको रुकिया की एक नहीं सुनता और बोल पड़ता है मैं एक सब्स्टिट्यूटेड सोल रिपर हूँ। जिसे सुनकर इकिचिरो बोलता है सच में रुकिया कुची की, तुम्हें तो पता ही होगा कि ये कितना बड़ा जुर्म है, लेकिन अब करे तो करे क्या। एक गिगाय से लड़ने में वो मजा नहीं आता जो मजा एक सोल रिपर के साथ लड़ने में आता है, तो चलो इसका मजा लिया जाए। और इकिचिरो इचिको के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी इचिको जल्दी से कॉर्न के अंदर से वो पिल निकाल के खुद खा लेता है और उसके बॉडी से उसका सोल बाहर हो जाता है और वो अपने सोल रिपर वाले फॉर्म में आ जाता है। जिसे देखकर इकिचिरो बोलता है मजेदार, तुम एक इंसान होकर भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ये एबिलिटी तुमने कहाँ से सीखा। तभी इचिको बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पूछोगे और मैं तुम्हें सीधे सीधे सब कुछ बता दूंगा, बुढ़े अब तो तू नहीं बचने वाला। रुकिया इचिको को लड़ने से मना करती है, लेकिन इचिको उसकी एक नहीं सुनता और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम कारिन और युजू को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रही थी। तभी कारिन को एक होलो महसूस होता है और वो बहुत घबरा जाती है और तभी कारिन और युजू के सामने वो होलो आ जाता है। और तभी हम देखते हैं इचिको और इकिचिरो अभी तक लड़ रहे थे और रुकिया के फोन में भी वो होलो डिटेक्ट हो जाता है और वो उन्हें रोक के होलो के बारे में बताती है। तभी इकिचिरो कहता है ये होलो तो हद से ज्यादा ताकतवर लगता है, जिसे सुनकर इचिको और कौन घबरा जाते हैं। तभी रुकिया कहती है इचिको हमें अभी निकलना होगा, तुम्हारी फैमिली खतरे में है। जिसे सुनकर इचिको घबरा जाता है और वो सभी उस होलो के लोकेशन में जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं उस होलो ने कारिन और युजू को पकड़ लिया था। नेक्स्ट सीन में इचिको रुकिया से कहता है क्या तुम मेरे मॉम के मौत के बारे में नहीं जानना चाहती। तभी रुकिया कहती है जानना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल उसके लिए टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तो तुम मुझे बता देना। नेक्स्ट सीन में वो होलो युजू को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है। सही वक्त पे इचिको आके युजू को होलो से बचा लेता है, लेकिन उस होलो ने कारिन को भी पकड़ के रखा था। तभी वो होलो इचिको को देखकर बोलता है मेरे पास अभी भी एक होस्टेज है, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया सोल रिपर। इचिको घबरा जाता है। तभी वहाँ पे रुकिया और इकिचिरो भी आ जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसे देखकर इचिको हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसको बचाने के चक्कर में इचिको ने अपनी मॉम को खो दिया था। तभी इचिको कहता है क्या चल रहा है यहाँ, तुम तो वही हो ना जो उस दिन नदी के किनारे थी, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। रुकिया पूछती है कि क्या ये लड़की वही है। तभी इचिको बोलता है हाँ ये वही है, मैंने उस दिन इसकी मदद करने की कोशिश की थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से मैंने माँ को। और इचिको ये बोल के यहीं पर चुप हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है 6 साल पहले, हाँ माफ करना, लेकिन मुझे इतनी पुरानी बातें याद नहीं रहती। और वो ये बोल के हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की अचानक से अपना रूप बदलने लगती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की उस होलो का एक पपेट है जिसे वो अपना शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है। तभी रुकिया ये सब देख के समझ जाती है और बोलती है तुम ग्रैंड फिशर हो, यही तुम्हारा कोड नेम है ना। तुम खुद को छुपा लेते हो और अपनी पावर से ह्यूमंस पपेट्स बनाते हो और इन पपेट्स का यूज करके तुम दूसरों का शिकार करते हो। और जिस इंसान की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा हाई होता है वही इस पपेट को देख सकता है और तुम उन्हीं लोगों का शिकार करते हो जिनकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है, ताकि तुम्हें इससे ज्यादा पावर मिल सके। तुम पिछले 50 सालों से सोल रिपर्स को चकमा देते हुए आए हो और इंसानों के सोल का शिकार करते हो। इचिको समझ जाता है कि उसके माँ को इसी होलो ने मारा था। तभी इचिको बोलता है मतलब इसने ही मेरी माँ को। तभी वो होलो हंसते हुए बोलता है मैं उस दिन तुम्हें ही मारने आया था क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाकियों से काफी ज्यादा थी, लेकिन क्या करे औरत हमेशा से ही बहुत लजीज थी, तो मैं पहले उस औरत को ही। असलियत में ये होलो इचिको की मॉम के बारे में बात कर रहा था। ये बोल के वो हंसने लगता है। तभी इकिचिरो बोलता है इतना समय बीत गया लेकिन मैंने आज तक इतना घटिया होलो नहीं देखा। तभी इचिको गुस्से से बौखला जाता है और उस होलो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो होलो बच जाता है। तभी वो होलो इचिको को पकड़ लेता है और उसे चारों ओर से जकड़ लेता है। तभी इचिको बोलता है तुम एक ऐसे कमीने हो जिसे मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी रुकिया एक हैंड साइन परफॉर्म करती है और बोलती है बाहरा कमीने बाकुरो नंबर 9 गैकी, लेकिन इसका उस होलो पर कोई भी असर नहीं होता और वो रुकिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे रुकिया दूर जाके गिरती है और वो घायल हो जाती है। तभी वो होलो कारिन को खाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे इकिचिरो आ जाता है और उसके हाथ को काट देता है, जिसका फायदा उठा के इचिको भी फ्री हो जाता है। लेकिन फिर से वो होलो अपने बालों को नुकीला बना लेता है और कारिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पे इकिचिरो आ जाता है और वो अटैक इकिचिरो खुद के ऊपर ले लेता है और तभी इचिको आके उसे फ्री कर देता है। तभी इचिको बोलता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, तुम इतना आगे क्यों आए। इकिचिरो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और वो बोलता है सोल रिपर्स का काम ही होता है होलोस को मारना और दूसरों को प्रोटेक्ट करना। सोल रिपर कभी भी होलोस को माफ नहीं करेंगे और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो फिर नीचे गिर जाता है।
है। इचिको रुकिया से पूछता है क्या सोल रीपर भी मर सकते हैं, जिसपे रुकिया हाँ बोलती है और इकिचिरो को चेक करने लगती है कि वो जिंदा है कि नहीं। तभी हम देखते हैं इकिचिरो तो घोड़े बेच के सो रहा था। तभी वहाँ पे कोन आके कारिन और युजु को सेफ जगह पर ले जाता है। तभी इचिको उस होलो के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रुकिया उसे रोक के कहती है बेवकूफी मत करो, वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उससे नहीं लड़ पाओगे। तभी इचिको बोलता है दखल मत दो, ये मेरी लड़ाई है। तभी हम कोन को देखते हैं जो कि कारिन और युजु को पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देते। इसे देखकर कोन परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में इचिको होलो के ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन वो होलो हर बार बच जाता है। तभी वो होलो इचिको के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इचिको उसके स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है, लेकिन उसके नाखून लंबे होके इचिको के बॉडी पर घुस जाता है, जिससे इचिको घायल हो जाता है। तभी वो होलो बोलता है तुम जोश में आके अपना होश खो रहे हो और सीधा मेरे जाल पे फंसते जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे साथ बस खेल रहा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे ही खेलते खेलते मारे जाओगे। रुकिया इचिको को पीछे हटने के लिए बोलती है। तभी इचिको बोलता है पीछे रहो रुकिया, मेरे पास मत आना, मैं इससे अभी खत्म कर दूंगा। अगर मेरा हाथ भी कट जाए या मेरा पैर हवा में चला जाए, मैं उसे मार के ही रहूंगा। तभी वो होलो बोलता है मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारी उम्र नहीं हुई बच्चे, तुम अभी तक बहुत छोटे हो। और वो इचिको के सामने उसके मोम का एक पपेट बना देता है, जिसे देखकर इचिको हैरान हो जाता है। तभी वो होलो बोलता है चाहे कोई सोल रीपर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी निर्दयी हो, लेकिन वो एक इंसान को कभी नहीं मार सकता जिससे वो दिल से चाहता हो। मैं अभी तक बहुत सोल रीपर को चकमा दे के आया हूँ और तुम्हारे लिए वो इंसान ये है जिसे तुम चाहकर भी नहीं मार सकते। रुकिया इचिको की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे उसकी कैप्टन की बात याद आती है, जहाँ पे वो कैप्टन बोलता है लड़ाई दो तरह की होती है, हमें हमेशा इन दोनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए। पहला किसी जिंदगी को बचाने की लड़ाई और दूसरा किसी गुरूर को बचाने की लड़ाई। रुकिया समझ जाती है कि ये लड़ाई गुरूर की लड़ाई है और इचिको अपने ऑनर के लिए लड़ रहा है, तो वो इचिको के लिए प्रे करने लगती है। तभी इकिचिरो नींद से उठ जाता है और इचिको की तरफ जाने लगता है। तभी वो होलो बोलता है क्या हुआ, क्या तुम ये तलवार इस औरत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे? जिसपे इचिको बोलता है तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोम का चेहरा ऐसे कामों में इस्तेमाल करने की। और वो होलो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो होलो उस पपेट को आगे कर देता है, जिसे देखकर इचिको रुक जाता है, जिसका फायदा उठा के वो होलो अपने बालों को फिर से इचिको के बॉडी के आर पार कर देता है, जिसे देखकर रुकिया और इकिचिरो घबरा जाते हैं। तभी वो होलो बोलता है मैंने तुमसे कहा था जोश में होश मत खोना, यही तुम्हारी कमजोरी है। और अब एक आखिरी अटैक और तुम्हारा खेल खत्म। तभी वो होलो इचिको के ऊपर फाइनल अटैक करता है, लेकिन तभी उस पपेट से अचानक से एक एनर्जी निकलने लगती है। तभी इचिको के सामने उसकी मॉम अपियर होती है। तभी इकिचिरो बोलता है उसकी मॉम की इच्छा और विचार खुद को जाहिर कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसकी ताकत ने उनकी आखिरी लम्हों में उनकी विचार को भी रिकॉर्ड कर लिया। तभी इचिको की मॉम इचिको से कहती है मुझे तुम पर नाज है इचिको, मुझे तुम सब पर नाज है, मुझे नाज है कि मैं तुमसे मिल पाई, तुम्हारा शुक्रिया इचिको, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसे परिवार मिला। और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। इचिको की मॉम ये सब बातें तब बताना चाहती थी जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इचिको ये सब सुन के इमोशनल हो जाता है और गुस्से से उस होलो के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है, जिससे उसका स्वॉर्ड उस होलो के कंधे पर लगता है और वो होलो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और डर के मारे वो होलो वहाँ से भाग जाता है। रुकिया इचिको के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये फाइट अब खत्म हो चुका है, लेकिन इचिको बोलता है नहीं, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई, मैंने अभी तक उससे अपना बदला नहीं लिया। और वो ये बोल के बेहोश हो जाता है। इचिको की ऐसी जोश देखकर इकिचिरो उससे थोड़ा इम्प्रेस होता है और बोलता है इसमें कोई शक नहीं, ये लड़का एक दिन बहुत ताकतवर बनेगा और मैं इतना बुरा भी नहीं कि इतने अच्छे कपल को ब्रेकअप करवा दूं। अगर सोल सोसाइटी को इस केस के बारे में जानना है तो वो खुद पता कर ले। और वो ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम इचिको को देखते हैं जो कि अपने मॉम के ग्रेव के सामने रुक के उनसे माफी मांग रहा था क्योंकि वो बदला लेने में नाकामयाब हुआ। तभी वहाँ इचिको के डैड इचिन आता है और बोलता है अगर तुम यहाँ खुश रहोगे तो तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ भी वहाँ खुश रहेगी। जब मैं स्मोकिंग करता हूँ तब तुम्हारी माँ बोलती है कि मैं स्मोकिंग करते हुए बहुत कूल लगता हूँ, तो मैं साल के सिर्फ इसी दिन ही इसी जगह पर स्मोकिंग करता हूँ जिससे तुम्हारी माँ मुझे कूल देख सके। अच्छे से जियो और अच्छे से बड़े हो और अगर तुम कर सकते हो तो हंसते हुए मरना, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे वहाँ नहीं छोड़ेगी। और वो ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी इचिको कहता है तुम ये सब सुन रही हो ना रुकिया, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं उसे हराना चाहता हूँ, नहीं तो मैं अपने मॉम के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी? जिसे सुनकर रुकिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। काराकुरा टाउन को देखते हैं और इचिको अपने फैमिली के साथ इसी टाउन में रहता है। काराकुरा टाउन में आज रात स्पीड हंटर नाम का एक लाइव शो चल रहा था और इस शो को देखने के लिए इचिको, उसकी फैमिली, रुकिया और उसके सभी दोस्त आते हैं। असलियत में ये शो एक हॉरर शो है और ये शो काराकुरा टाउन के एक काफी पुराने बंद हॉस्पिटल में हुआ है। तभी वहाँ पे इस शो का हीरो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से जंप मार के एंट्री मारता है और बोलता है आत्मा हमेशा तुम्हारी साथ होती है। और इस हीरो का नाम होता है कानूनजी। नेक्स्ट सीन में हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब से वो हाहा करके हंस रही थी, जिसे देखकर इचिको कंफ्यूज होता है। तभी इचिको देखता है कि उसके बाकी सभी दोस्तों को कानूनजी की वहाहा वाली बीमारी लग जाती है। असलियत में ये सभी कानूनजी के बहुत बड़े फैन हैं और ये हंसने का स्टाइल कानूनजी का ही है, जिसे ये सभी कॉपी करते हैं। और इचिको को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। केइगो इचिको को मनाने की कोशिश करता है कि वो भी इन लोगों के साथ स्पीड हंटर लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करे, लेकिन इचिको जाने के लिए साफ तौर से मना कर देता है, जिसपे केइगो बोलता है कि उसने रुकिया को भी इनवाइट किया है इस शो में और वो जाने के लिए मान भी गई। जिसे सुनकर इचिको का रिएक्शन बदल जाता है और हम देखते हैं कि इचिको ना चाहते हुए भी इस शो में आ जाता है। तभी हम कानूनजी को देखते हैं जो कि उसके स्टाइल में हंसने लगता है और उसे देखकर बाकी सभी ऑडियंस उसके जैसे
से ही अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ओरिहिमे और इचिको को देखते हैं। तभी ओरिहिमे इचिको से पूछती है कि उसे ऐसे शोज तो पसंद नहीं, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी इचिको बोलता है मेरी फैमिली शो के बहुत बड़े फैन है और इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस शो में आना पड़ा। तभी तात्सुकी भीड़ के बीच में से ओरिहिमे को बुला लेती है और ओरिहिमे इचिको को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे रुकिया आ जाती है और वो भी कानूनजी की फैन बन चुकी थी और वो भी वही अजीब सा स्माइल करने लगती है। तभी रुकिया इचिको से कहती है तुम हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हो, तुम जरूर रोजाना स्कूल और सोल रिपर के काम से थक गए हो, इस मौके का फायदा उठाओ और ऐश करो। और वैसे ये फेस्टिवल आखिर है किस बारे में। जिसे सुनकर इचिको गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम ये शो देखने आ गई, ये बिना जाने कि ये शो किस टॉपिक के बारे में है। आज का शो इस पुराने और बंद हॉस्पिटल में रखा गया है। क्या यहाँ पर सच में स्पिरिट्स है? अगर यहाँ पे है तो सोल रिपर्स उनकी मदद क्यों नहीं करते ताकि वो अपनी जगह बदल सके। तभी रुकिया बोलती है इसकी जरूरत नहीं, जो स्पिरिट्स ऐसी जगह को अपना घर बना लेती है उन्हें सोल सोसाइटी या सोल रिपर्स बड़ी मुश्किल से कभी कभार ही ढूंढ पाते हैं और ऐसे स्पिरिट्स को कहा जाता है जिबाकू स्पिरिट्स। ये स्पिरिट्स तभी दिखाई देते हैं जब उनके अड्डे पे कोई इंसान घुस जाता है। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर एक इंसान कदम रखता है और तभी उस हॉस्पिटल से जोर से सीखने की आवाज आती है, जिस आवाज को इचिको के सभी दोस्त सुनते हैं। तभी रुकिया बोलती है लगता है इस हॉस्पिटल में एक जिबाकू स्पिरिट है। ये कोई होलो नहीं हो सकता, होलो का होना बहुत तरह की पैटर्न को फॉलो करता है। तभी वहाँ पे एक स्पिरिट आता है जो कि चेन से बंधा हुआ था और इसका चेन अभी तक नहीं टूटा, जिससे ये पता चल रहा है कि ये अभी तक होलो नहीं बना। तभी रुकिया बोलती है जब एक फिक्सेड जिबाकू स्पिरिट जो इस दुनिया से बहुत लगाव रखती है तो उससे इस दुनिया में छोड़ दिया जाता है और अंत में वो एक होलो बन जाता है। तभी इचिको बोलता है मतलब ये भी एक होलो बनने के कगार पर है, मुझे तो ये एक होलो जैसा ही लग रहा है, लेकिन उसने सफेद मास्क नहीं पहना है और इसके शरीर में जो छेद है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं बना। तभी रुकिया बोलती है होलोस के शरीर में जो छेद होता है वो छेद ये दर्शा रहा है कि उनके शरीर में कोई दिल नहीं है, वो अपना दिल खो चुका है और वो सफेद मास्क दर्शा रहा है कि वो अब पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर बन चुका है। तभी रुकिया अपनी बेहुदा ड्राइंग बना के इचिको को समझाने की कोशिश करती है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी किस्मत की सेन अलग हो जाती है और वो दो भागों में बच जाती है, एक तो उसका शरीर जो मर चुका है और दूसरा उसका भूत। और ज्यादातर भूत इंतजार करती है कि कोई सोल रिपर आके उन्हें गाइड करे, लेकिन अगर उनका कोई पछतावा रह गया हो और वो नहीं जा पाते तो उसका चेन उसी जगह में बन जाती है जो उनके पछतावे के कारण होता है। और अब हमने जिस स्पिरिट को देखा उसका पछतावा ये हॉस्पिटल है जिसका चेन इस हॉस्पिटल के साथ बन गया है। तभी वो स्पिरिट जोर जोर से चिल्लाने लगता है ये हॉस्पिटल मेरा है, मैं ये किसी और को रखने नहीं दूंगा। अच्छा होगा तुम लोग अंदर ना आओ, मैं यहीं पर एक अमीर आदमी बनूंगा और मैं एक बहुत महंगी कार खरीदूंगा। जिसे सुनकर इचिको कहता है कैसा घिनौना स्पिरिट है। उसके बाद कानून जी का शो शुरू हो जाता है जिसे सभी एंजॉय करने लगते हैं और रुकिया भी उसे देखने के लिए चली जाती है। तभी इचिको गुस्सा हो जाता है और रुकिया से कहता है ये खतरनाक हो सकता है, क्या इसे ऐसे ही छोड़ना ठीक होगा। तभी रुकिया कहती है जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, अक्सर एक स्पिरिट को 7 या 8 महीने लगते हैं होलो बनने के लिए। क्या तुम्हें उस स्पिरिट को देखकर लगता है कि वो डर में है? तभी हम उस स्पिरिट को देखते हैं जो कि कानून जी को अनाप शनाप बोल के गाली दे रहा था। तभी रुकिया बोलती है तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो, जब तक उस होलो के छेद में किसी तरह का डैमेज नहीं पड़ता तब तक वो होलो नहीं बनेगा और यहाँ पे बहुत भीड़ है तो हम कौन सो परफॉर्म नहीं कर सकते। जब शो खत्म होगा तब हम उसे सोल सोसाइटी में भेज देंगे। तभी हम मिस्टर कानून जी को देखते हैं जो कि उस होलो के छेद को ही अपना निशाना बना रहा है और अपने स्टिक से उस होलो के छेद में अटैक कर देता है और मिस्टर कानून जी कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। तभी इचिको उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता है लेकिन कानून जी के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। रुकिया इचिको के सोल को बाहर निकालने के लिए तैयार थी और रुकिया को भी बाकी गार्ड्स पकड़ लेते हैं। वो होलो दर्द से चिल्ला रहा था जिसे ओरिहिमे, कारिन और साडो भी सुनता है। तभी अचानक से इचिको के सोल को उसके बॉडी से कोई अलग कर देता है और तभी हम देखते हैं वो इंसान और कोई नहीं बल्कि किसुके उड़ाहा होता है और इचिको जल्दी से कानून जी को उस होलो से दूर करता है। तभी इचिको मिस्टर कानून जी को धकेल के उस होलो से दूर कर देता है जिससे मिस्टर कानून जी इचिको को डांटने लगता है और तभी हमें पता चलता है कानून जी के पास भी हाई स्पिरिचुअल पावर होती है जिससे वो किसी भी सोल्स को देख सकता है। तभी वो होलो चिल्लाने लगता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वो होलो वहाँ से गायब हो जाता है। रुकिया के फोन में भी वो होलो डिटेक्ट नहीं हो रहा था और वो समझ जाती है कि वो होलो अब कहाँ अपीयर होगा। तभी वो इचिको को बताती है कि वो होलो तुम्हारे ऊपर है और तभी हम देखते हैं वो स्पिरिट अब पूरी तरीके से एक होलो बन चुका था। तभी कानून जी कहता है ये क्या चीज है? इचिको कहता है इसे होलो कहते हैं गधे। तभी वो होलो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन इचिको अपने स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है और इचिको कानून जी को वहाँ से भागने को बोलता है। तभी हम किसुके को देखते हैं जो खुद को ही बोलता है जैसा मैंने सोचा था ये बाकियों से अलग है, देखते हैं अब तुम क्या करोगे। तभी वो होलो कानून जी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन समय रहते इचिको से बचा लेता है और होलो जाके दीवार पर फंस जाता है जिसका फायदा उठा के वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं ताकि दूसरों को चोट ना लगे। तभी रुकिया इचिको के हेल्प करने के लिए जाती है लेकिन किसुके उसे रोक लेता है और बोलता है चिंता मत करो, उस लेवल का होलो इचिको का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, उसके अलावा उस कानून जी नाम के आदमी के पास थोड़ी पावर तो है, इस सिचुएशन को उन्हें ही संभालने दो। तभी हम देखते हैं इचिको कानून जी को घसीटते हुए हॉस्पिटल के अंदर लेते जा रहा था। तभी इचिको कानून जी को फेंक देता है और बोलता है मुझे एक बात बताओ, मैं ही क्यों भाग रहा हूँ और तुम आराम से रुके हुए हो, भागना तो तुम्हें चाहिए। तभी कानून जी बोलता है क्योंकि मैं एक हीरो हूँ, तुम्हें पता नहीं कि मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है और अगर तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान एनी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। तो सब्सक्राइब करो और मुझे और ऊपर तक पहुंचाओ। और साथ ही साथ ज्यादातर बच्चे होते हैं जो मेरा शो हर साल टीवी पर देखते हैं
हैं क्योंकि वो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं कि मैं भूतों को मारूंगा और इसीलिए मैं भाग नहीं सकता क्योंकि वो बच्चे मुझे देख रहे हैं। और वो ये बोल के होलो की तरफ बढ़ने लगता है। तभी इचिको उसे रोक लेता है और गाली देके उसे समझाने लगता है। तभी वो होलो फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। इचिको जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी स्वॉर्ड दीवार पर फंस जाती है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड दीवार से निकालता है। और आप लोगों को यहीं पर मैं एक बात बता दूं, सोल रीपर जिस तरवाल का यूज करते हैं उसे इस एनिमे में जान पक्टो कहा जाता है, लेकिन हम इसे तरवाल या स्वॉर्ड कह के ही पुकारेंगे। इचिको के स्वॉर्ड को यूज करने के लिए ये रूम काफी छोटा है और इसकी स्वॉर्ड नॉर्मल स्वॉर्ड से बहुत बड़ी है, तो उसे होलो को मारने में काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वो होलो इचिको के ऊपर अटैक कर देता है और इचिको रूम का दीवार तोड़ के सीधा सट के ऊपर गिर जाता है और कानूनजी भी उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर इचिको घबरा जाता है क्योंकि कानूनजी रहेगा तो उसे लड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तभी वो होलो कानूनजी के ऊपर अटैक कर देता है और इचिको उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो होलो इचिको के ऊपर कुछ लिक्विड सा फेंक के उसे जकड़ लेता है और इचिको के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर कानूनजी आ जाता है और इस होलो के मुंह पे अपना स्टिक फंसा देता है। इचिको उसे अपनी जान बचा के भागने को बोलता है, लेकिन कानूनजी बोलता है, मुझे अपनी ताकत का पता है और मुझे मेरे दुश्मन और मेरी खुद की ताकत का बीच का फर्क ये सब मुझे पता लग गया है और मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ। तुम खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हो और अब से तुम मेरे दोस्त हो। फिलहाल मेरे पास इतनी ताकत तो है जिससे मैं तुम्हें छुड़वा सकता हूँ। और वो बड़े ही मुश्किल से एक एनर्जी बॉल बनाता है और इचिको के ऊपर छोड़ देता है, जिससे इचिको आजाद हो जाता है। तभी वो होलो कानूनजी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कानूनजी हवा में होता है और बोलता है, चाहे मेरी शरीर तबाह ही क्यों ना हो जाए, अगर मैं एक शील के रूप में मर सकता हूँ बच्चों के भविष्य के लिए, तो फिर मेरी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं होगा। और वो इचिको को गुड लक कहता है। तभी इचिको अपने स्वॉर्ड से उस होलो के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, माफ करना पर यही अंत है। और वो उस होलो को एक ही झटके में खत्म कर देता है। तभी वो होलो अपने स्पिरिट वाले रूप में आ जाता है, जिसे देखकर कानूनजी हैरान होता है। तभी इचिको कानूनजी से बोलता है, हाँ ये होलो वही भूत था जब उसके सीने में जंजीर थी जो उसके आत्मा को बांधे रखती है। अगर वो जंजीर टूट जाए तो उसके सीने में एक होल बन जाता है, जिससे वो स्पिरिट एक होलो बन जाता है। जिसे सुनकर कानूनजी को याद आता है कि उसी ने उस स्पिरिट के जंजीर को तोड़ दिया था, जिससे वो होलो बन गया और वो ये सोच के रोने लगता है। तभी इचिको कहता है, अब रोना धोना बंद करो हीरो, सभी ऑडियंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी कानूनजी सर के ऊपर खड़े होकर सभी को देखने लगता है। तभी इचिको कहता है, क्या हुआ, उन्हें जवाब दो, ये एक हीरो की ड्यूटी होती है। फिर कानूनजी कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो लड़के। और वो फिर से अपने उसी पोज में आ जाता है और वही बेहुदा वाहा वाली हंसी मारता है, जिसे देखकर बाकी सभी ऑडियंस उसका कॉपी करने लगते हैं। और अंत में कानूनजी इचिको को बोलता है, मैं तुम्हारी हिम्मत और ताकत की दाद देता हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए शुक्रिया और अब से तुम मेरे एक नंबर 1 स्टूडेंट हो। जिसे सुनकर इचिको शॉक में पड़ जाता है। हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर टीचर सभी को गाली दे रहे थे क्योंकि उनकी वजह से कानूनजी का शो खराब हुआ था। तात्सुकी बोलती है कि टीवी पर तो सिर्फ इचिको और इचिको के फ्रेंड्स दिखे थे, तो तात्सुकी और ओरिहिमे का यहाँ होने का कोई मतलब नहीं बनता। ये बोल के ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी केइगो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उसे पकड़ लेता है। तभी रुकिया रोने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे बेचारे टीचर पिघल जाते हैं और रुकिया को समझाने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर इचिको और उसके फ्रेंड्स वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और रुकिया भी सही मौके का फायदा उठाकर वहाँ से कल्टी मार लेती है। वो सभी अब क्लास के बाहर आ चुके थे। तभी केइगो रुकिया की तारीफ करने लगता है क्योंकि अगर आज रुकिया नहीं होती तो वो आज अपने टीचर से बच नहीं पाते। तभी रुकिया का फोन बजने लगता है और आसपास ही एक होलो होने का अलर्ट मैसेज आता है। रुकिया इन सभी को बोलती है कि उसे इचिको के साथ अकेले में कुछ बात करना है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये सभी इस बात से परेशान थे कि ये दोनों आखिर बार बार चले कहाँ जाते हैं और वो सब भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सादो देखता है कि कोई स्कूल के खिड़की से उनके ऊपर नजर रख रहा है और अब इचिको और रुकिया होलो की डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर होलो की जगह एक स्पिरिट दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी इचिको उस स्पिरिट से बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई होलो दिखा था या तुमने ही उसे गलती से मार दिया? तभी वो स्पिरिट बोलता है, वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, मुझे तो लगा था कि मेरी टिकट आज कट जाएगी। और वो डर के मारे इचिको को पकड़ने लगता है, लेकिन इचिको उसे लात मार के दूर कर देता है। तभी रुकिया उस स्पिरिट से बोलती है, क्या किसी और ने उस होलो को मारकर तुम्हें बचाया? कौन था वो? तभी वो स्पिरिट बोलता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, जिसके कारण वो उसे नहीं देख पाया और उसे ये पता भी नहीं कि उसे किसी ने बचाया था। ये सुनकर रुकिया भी उसे लात मारकर दूर कर देती है और अब इचिको उस स्पिरिट पे कॉन्सो परफॉर्म करने लगता है। तभी हम देखते हैं कोई बिल्डिंग के ऊपर से इचिको और रुकिया पर नजर रख रहा था और ये वही लड़का है जो सादो पर नजर रख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को देख रहे थे और तभी हम देखते हैं ओरिहिमे तीसरे रैंक पर पास करती है, जिसे देखकर केइगो बोलता है, हम जितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन लड़कियां हमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। केइगो ये देखकर बहुत खुश था कि उसके दोस्तों में से किसी ने भी टॉप 50 पर पास नहीं किया, लेकिन मिजिरो केइगो को लिस्ट को ध्यान से देखने को बोलता है और तभी हम देखते हैं इचिको 23 रैंक से पास किया है, जिसे देखकर केइगो शॉक में पड़ जाता है और केइगो इचिको से निराश होकर पूछता है कि इचिको आखिर 23 रैंक पर आया कैसे, उसने इतनी स्टडी कब की? तभी इचिको बोलता है, मैं पढ़ने के अलावा घर पे और कर भी क्या सकता हूँ, इसीलिए मैंने फ्री टाइम में पढ़ाई कर ली। तभी केइगो बोलता है, बेरोजगार, मुझे सब पता चल गया, मैं तुम्हें हमेशा हमारे साथ बाहर घूमने के लिए बुलाता था लेकिन तुम नहीं आते, तुम
अब पढ़ाकू बन चुके हो। तभी केइगो सादो से पूछता है कि वो भी तो टॉप 50 में नहीं, लेकिन हमें पता चलता है सादो तो 11 रैंक से पास किया है। जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर इचिगो जानना चाहता था कि फर्स्ट रैंक से किसने पास किया है, तो वो लिस्ट पे देखता है अमेतात्सु इशिदा नाम के स्टूडेंट ने फर्स्ट रैंक से पास किया है और इचिगो ने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। तभी ओरिहिमे बताती है कि ये उरुयु इचिदा है और ये उनके ही क्लास में है। नेक्स्ट सीन में हम रुकिया को देखते हैं। रुकिया की फोन काम नहीं कर रहा था तो वो इसीलिए उराहारा को कॉल करती है, लेकिन उराहारा कॉल नहीं उठाता। तभी रुकिया के फोन में एक नया मिशन आता है और रुकिया जल्दी से इचिगो को अपने साथ लेकर होलो के डायरेक्शन में जाने लगती है। जाते हुए इचिगो उसी चश्मे वाले लड़के से टकराता है और यही है उरुयु इचिदा। अब रात हो चुकी थी लेकिन इचिगो और रुकिया को अभी तक वो होलो नहीं मिला और इचिगो अपने बॉडी में चला जाता है। तभी इचिदा वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों से कहता है तुम स्पीड को देख सकते हो है ना। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी इचिदा कुछ सेंस करता है और बोलता है यहाँ आसपास एक नया होलो अपीयर हुआ है। तभी रुकिया का फोन भी बजने लगता है। तभी इचिदा होलो की डायरेक्शन बताने लगता है कि वो होलो किस डायरेक्शन में है। तभी इचिदा इन दोनों से कहता है तुम्हें तो बेसिक्स भी नहीं पता और तुम खुद को सोल रीपर कहते हो। तभी इचिदा के लॉकेट से एक ब्लू फ्लेम निकलता है और वो ब्लू फ्लेम तीर और धनुष में बदल जाता है और इचिदा यहीं से ही उस होलो को बिल्कुल ही आसानी से मार देता है। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी इचिगो पूछता है कि वो कौन है। तभी इचिदा बोलता है मैं हूँ उरुयु इचिदा, एक क्विंसी। मुझे सोल रीपर से नफरत है, सीधे से कहूँ तो मुझे तुमसे नफरत है, इचिगो कुरोसाकी। और ये सीन यहीं पे खत्म होता है और अगले सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पर इचिगो अभी भी इचिदा के बारे में सोच रहा था और इचिगो काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि इचिदा ने इचिगो की बेइज्जती की, वो भी पहली मुलाकात में। और फिर इचिगो इचिदा का नाम भूल जाता है। तभी ओरिहिमे वहाँ पे आती है और कहती है उसका नाम उरुयु इचिदा है और इचिदा और मैं एक ही साथ हैंडीक्राफ्ट क्लब में क्लास करते हैं। इचिगो ये सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि इचिदा हैंडीक्राफ्ट क्लब में है और वो दोनों इचिदा को चुप के देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में इचिदा अपने घर जा रहा था लेकिन तभी वो रुक जाता है और अपने पीछे देखकर कहता है क्या तुम मेरे घर तक मेरा पीछा करोगे इचिगो कुरोसाकी। तभी इचिगो कहता है तुम्हें कब पता चला कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तभी इचिदा कहता है जब से तुम दरवाजे से छुप के मुझे देख रहे थे और हाँ तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कब से उल्लू की तरह लीक हो रही है। लगता है तुम्हारे पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी को ढूंढने की काबिलियत नहीं है और इसीलिए तुम्हें आज तक मेरे होने का पता भी नहीं चला। तभी इचिगो कहता है माफ करना लेकिन मुझे लोगों के चेहरे याद नहीं रहते। तभी इचिदा कहता है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। जब से तुम हाई स्कूल में आए तब से मुझे पता था कि तुम्हारे पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है और ये भी कि तुम मई महीने के बीच में एक सोल रीपर बने थे और मुझे रुकिया कुचिकी के बारे में भी पता है। तभी इचिदा स्पिरिट रिबन्स को ओपन करता है और इचिगो के स्पिरिट रिबन को पकड़ लेता है और बोलता है सोल रीपर्स के स्पिरिट रिबन्स का रंग अलग होता है और ये टेक्निक हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लोग ही यूज कर सकते हैं। तभी इचिदा इचिगो को उसके साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है। नेक्स्ट सीन में हम उराहारा स्टोर को देखते हैं जहाँ पर रुकिया उराहारा के मुंह पे उसका फोन फेंक के मारती है क्योंकि उराहारा ने उसका फोन नहीं उठाया था और रुकिया उराहारा को एक क्विंसी के बारे में पूछती है। अब सीन इचिगो और इचिदा के बीच में शिफ्ट होता है और इचिगो लड़ने से मना कर देता है और बोलता है मैं ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हें सोल रीपर से आखिर दिक्कत ही क्या है। तभी इचिदा कहता है तुम इन सब से बच के निकलना चाहते हो। तभी इचिगो कहता है मुझे ये सब करने पर मजबूर मत करो, देखा जाए तो ये एक मुकाबला भी नहीं है और इचिगो यहाँ से जाने लगता है। तभी इचिदा इचिगो को ताना मार के कहता है तुम तो एक सब्स्टिट्यूटेड सोल रीपर हो जिसने अपनी ताकत रुकिया से भेद में पाई है, जो रुकिया के परमिशन के बिना अपनी उंगली भी नहीं उठा सकता। जिसे सुनकर इचिगो भड़क जाता है। अगले सीन में हम उराहारा स्टोर को देखते हैं जहाँ पर उराहारा रुकिया से कहता है क्विंसी ये एक कबीला हुआ करता था जो कि पूरी दुनिया में बिखरा हुआ था। उनकी खासियत होलो को मारने में थी। वो 200 साल पहले ही लुप्त हो गए। इंसानों के पास स्पिरिचुअल एनर्जी होने की वजह से वो होलो को महसूस कर पाते हैं और इसी कारण से उस कबीले ने लड़ने की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। सोल रीपर्स के जैसे उनका भी एक मकसद था और वो था होलोस की तबाही। लेकिन उनमें और सोल रीपर्स में एक बात का फर्क था और वो होलो को मारने या ना मारने का था। सोल रीपर्स होलो को अपने जान पख्तों से मार के शुद्ध करते थे और सोल सोसाइटी में भेज देते थे, लेकिन क्विंसी उन्हें मार देते थे। जब तुम ये बात इंसानी सोच से सोचते हो तो तुम्हें ये सही लगेगी क्योंकि होलोस इंसानी आत्मा को खाते हैं। वो हमारे दोस्तों और परिवार को चोट पहुंचाते हैं और उन्हें मार देते हैं, तो उन्हें सोल सोसाइटी में ही क्यों भेजा जाता है। और इसका विरोध क्विंसी के कबीले ने किया और इसीलिए वो होलोस को हरगिज नहीं छोड़ते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने साथियों की रक्षा कर रहे हैं और उनकी इस बर्ताव के कारण वो सभी नष्ट हो गए। और फिर से सीन इचिगो और इशिदा पे शिफ्ट होता है और इचिगो अपना सोल पिल खा के अपने सोल रीपर वाले फॉर्म में आ जाता है और दोनों ही अपने फाइट के लिए रेडी होते हैं। और इचिगो और
इचिडा लड़ने के लिए रेडी होते हैं और इचिगो इशिदा को फाइट के नियम समझाने को बोलता है। तभी इचिडा अपने पॉकेट से एक पिल निकालता है और बोलता है हम इस लड़ाई में इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पिल के जरिए मैं बहुत सारे होलोस को बुला सकता हूँ। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो बहुत सारे होलोस यहाँ आ जाएंगे। इचिगो ये सुन के घबरा जाता है। तभी इचिडा बोलता है जिसने अगले 24 घंटे में सबसे ज्यादा होलोस को मारा वही इस फाइट का विनर होगा। इचिगो ये सुन के भड़क जाता है और इचिडा से गुस्से से कहता है तुम्हें ये मजाक लग रहा है? ऐसा करके तुम लोगों के जिंदगी को खतरे में डालना चाहते हो सिर्फ एक लड़ाई के लिए? इचिडा इचिगो को चुप रहने को बोलता है और उसे बोलता है कि उसे दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर जितने भी होलो आएंगे वो सभी को मार देगा। और अगर इचिगो को लगता है कि वो होलोस को सभी से बचा लेगा तो उसे ये चैलेंज स्वीकार कर लेना चाहिए। और इचिडा उस पील को तोड़ देता है और तभी उन लोगों के सामने एक होलो अपीयर होता है, लेकिन उसे इचिडा जल्दी से मार देता है और कहता है कि ये उसका पहला शिकार है। इचिगो गुस्से से इचिडा को पकड़ के गिरा देता है और उसका कॉलर पकड़ के कहता है तुमने ये सब जो किया है उसे जल्दी पहले जैसा करो। इचिडा कहता है कि जल्दी ही ये पूरा सिटी होलोस से भर जाएगा, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरा कॉलर पकड़ने के बजाय होलोस को मार के लोगों को बचाना चाहिए? और तुम्हें मैं याद दिला दूं होलोस सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते हैं जिनके पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। तो इचिगो को याद आता है कि उसकी बहनों के पास भी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी थी, तो वो जल्दी से उनके पास जाने लगता है। तभी इचिडा कहता है लगता है उसने ध्यान नहीं दिया, उसके फैमिली के अलावा और भी लोग हैं जिनके पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। और इचिडा अपने सामने किसी को देखता है। नेक्स्ट सीन में हम तात्सुकी को देखते हैं जो अपने सामने स्पिरिट्स को देख रही थी और हमें पता चलता है तात्सुकी भी स्पिरिट्स को देख सकती है और उसके पास भी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी है। और तात्सुकी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ओरिहिमे आके उसे रोक लेती है। ओरिहिमे को देखकर तात्सुकी को एक पास्ट याद आता है। जिस दिन वो ओरिहिमे के घर गई थी उस दिन उसे जरा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ तो हुआ था जिससे तात्सुकी का पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसने ओरिहिमे के घर में किसी को देखा था जो लगभग रुकिया के जैसी लग रही थी। और तात्सुकी ये बात ओरिहिमे से भी डिस्कस करती है और ओरिहिमे ने भी उसके घर में किसी को देखा था जो लगभग रुकिया के जैसी लग रही थी और उस दिन से तात्सुकी स्पिरिट्स को देख सकती थी। तभी इन दोनों के बीच अचानक से एक स्पिरिट आता है जो तात्सुकी को चिढ़ाने लगता है और तात्सुकी उसे गुस्से से भगा देती है। तभी इन दोनों को अपने लेफ्ट साइड में से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उस आवाज का पीछा करने लगते हैं और ओरिहिमे ऊपर आसमान में बादलों की तरफ देखती है और कुछ महसूस करती है। और नेक्स्ट सीन में हम कारिन को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और कारिन भी बादलों की तरफ देखकर कुछ महसूस करती है। इचिगो कारिन को ढूंढ रहा था और अपने रास्ते में आए हर एक होलो को मारता जा रहा था और दूसरी तरफ इचिडा लगातार होलोस को मारता जा रहा था और अब तक इचिडा टोटल 11 होलोस को मार चुका था। नेक्स्ट सीन में हम उराहारा को देखते हैं और उराहारा को भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता और हम इचिगो को देखते हैं और वो भी अब तक टोटल 3 होलोस को मार चुका था। और इचिगो घड़ी को देखता है और समझ जाता है कि कारिन अभी कहीं खेलने गई होगी, तो वो प्ले ग्राउंड की तरफ भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम रुकिया को देखते हैं जो कि उराहारा के पास थी। तभी रुकिया का सोल फोन बजने लगता है और अचानक से वो फोन बंद हो जाता है। रुकिया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर से रुकिया का फोन खुल जाता है और उस फोन में रुकिया के आसपास बहुत सारे होलोस होने का निशान आता है। इसे देखकर रुकिया घबरा जाती है और कुछ समझ नहीं पाती और रुकिया भी जल्दी से बाहर आके आसमान में देखती है और रुकिया को भी कुछ महसूस होता है। इचिगो अब तक कारिन को ढूंढ नहीं पाता और इचिडा भी लगातार होलोस को मारता जाता है। तभी हम सादो को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया था और सादो भी आसमान में देखता है और उसे भी कुछ अलग महसूस होता है। सादो के फ्रेंड्स उसे बार बार पुकार रहे थे, लेकिन सादो उन पर ध्यान नहीं देता, जिससे गुस्सा होकर उसका एक दोस्त सादो के ऊपर किक मार देता है, लेकिन सादो को कुछ नहीं होता। और तभी आसमान से एक होलो अपीयर होता है और वो होलो जमीन पर जम कर देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। सादो के दोस्तों को लगता है कि ये एक बॉम्ब का धमाका है, लेकिन सादो को ऐसा नहीं लगता। वो होलो को थोड़ा थोड़ा देख पाता है। सादो समझ जाता है और जल्दी से वो अपने दोस्तों को अपने से दूर कर देता है और वो होलो सादो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बच जाता है और उसके दोस्तों को भी बचा लेता है। सादो अपने दोस्तों को वहाँ से भागने को बोलता है और वो भी शहर से दूर भागने लगता है ताकि उसकी वजह से किसी और को चोट ना आए। और सादो भागते भागते कारिन के पास पहुँच जाता है। तभी कारिन सादो को दिखता है जो बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। तभी वो होलो कारिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सादो उसे बचा लेता है। सादो उस होलो को क्लियरली नहीं देख सकता था, जिससे वो उस होलो के अटैक्स को नहीं समझ पा रहा था। तभी कारिन बोलती है कि वो होलो फिर से उन लोगों के पास ही आ रहा है। तभी कारिन सादो से पूछता है कि क्या वो उसे देख सकता है, लेकिन सादो को कुछ नहीं दिखाई देता और सादो ये सुन के हैरान हो जाता है कि कारिन उसे देख सकता है, लेकिन फिर भी सादो को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वो होलो उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन सादो फिर से कारिन और उसको बचा लेता है। तभी सादो को लगता है कि वो होलो वहाँ से चला गया और उन्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन कारिन बोलती है कि सादो गलत तरफ देख रहा है, असलियत में होलो तो उसके राइट साइड में है। तभी वो होलो उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन सादो कारिन को अपने पीठ में उठाकर वहाँ से भागने लगता है। कारिन सादो से बोलता है कि क्या वो उस होलो को नहीं देख सकता। सादो बोलता है कि वो उस होलो को सिर्फ आधा ही देख सकता है, उसे उसका पूरा शरीर दिखाई नहीं देता। तभी कारिन बोलती है कि वो सादो को उस होलो की लोकेशन बताएगा और ये
ये पहली बार नहीं है जब कारिन ने ऐसे मॉन्स्टर को पहली बार देखा है। तभी वो होलो इनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन साडो फिर से बच जाता है और कारिन साडो को उस होलो का लोकेशन बताता है और साडो उस होलो को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन वो होलो फिर से साडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साडो इस बार बच नहीं पाता और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। कारिन साडो को जगाने की कोशिश करती है। शोर शराबे की आवाज सुनकर कारिन के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और वो होलो उनके ऊपर भी अटैक करने वाला होता है। तभी साडो अपना आँख खोलता है और उसे अपना एक पास्ट याद आता है और हमें पता चलता है साडो पहले बहुत लड़ाई झगड़े करता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिस पर उसके दादाजी उसे समझाते हैं और कहते हैं, यासुतारो, बेशक तुम ताकतवर हो, तुम लंबे चौड़े और सुंदर हो, तुम दूसरों से काफी ज्यादा अलग हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे बनो। तुम्हें अच्छा बनना होगा, तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे पास आखिर इतनी ताकत क्यों है, तुम्हें इसका जवाब खुद ही ढूंढना होगा। और साडो ये सोचकर उठ खड़ा होता है और कहता है, मुझे पता चल गया दादाजी, मेरे पास ये ताकत लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद करने के लिए है। मेरा शरीर दूसरों से काफी बड़ा है ताकि मैं लोगों के लिए एक ढाल बनकर खड़ा हो सकूं और मैं आपसे आपकी थोड़ी ताकत उधार मांगता हूं। और साडो उस होलो को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो होलो दूर जाकर गिरता है। कारिन ये देखकर चौंक गई थी और तभी हम साडो को देखते हैं जिसका एक हाथ काफी ज्यादा बदल चुका था और एक लोहे के जैसा हो गया था। वो होलो फिर से उठ खड़ा होता है, लेकिन साडो दौड़ के उस होलो को फिर से एक जोरदार पंच मारता है और उस होलो का खात्मा कर देता है। ये सब देखकर कारिन साडो को उसका हाल पूछती है और उसको उसके हाथ के बारे में पूछती है। साडो कुछ नहीं बोलता और अपने हाथ से कारिन को इशारा देता है कि वो ठीक है और वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। साडो अपने मन में ही सोचता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है और अचानक से उसके हाथ में ये आर्मर कहाँ से आ गया। और वो तो पहले होलो को देख भी नहीं पाता था, लेकिन जब से ये आर्मर उससे मिला तब से वो होलो को साफ तौर से देख सकता है। नेक्स्ट सीन में हम ओरिहिमे तात्सुकी और एक लड़की को देखते हैं जो कि टूटी हुई गिलास को साफ कर रहे थे। तभी ओरिहिमे आसमान में देखती है और तभी ओरिहिमे को ऊपर एक होलो का झलक दिखता है। हम इचिको को देखते हैं जो कि अभी तक कारिन को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर कौन आता है और इचिको से कहता है कि उसकी दोनों बहनें बिल्कुल ही सेफ हैं और वो दोनों घर की तरफ ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ तात्सुकी और उसकी एक फ्रेंड टूटी हुई ग्लासेस को साफ कर रहे थे और वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उन दोनों ने तो वो कांच तोड़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको ही सफाई करना पड़ रहा है। और हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि लगातार आसमान में देख रही थी और ओरिहिमे को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता। ओरिहिमे को महसूस होता है कि कोई खतरा उनका इंतजार कर रहा है, तो ओरिहिमे अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तात्सुकी वापस अपने क्लास की तरफ जाने लगती है क्योंकि उसे अपना कपड़ा चेंज करना था। ओरिहिमे तात्सुकी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओरिहिमे के पीछे एक होलो आ जाता है। वो होलो ओरिहिमे से कहता है कि उसे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, वो पहले से इस होलो को देख सकती है। अब ओरिहिमे बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और ओरिहिमे शिजुरो को वहाँ से भागने को बोलती है, लेकिन वो होलो इन दोनों के ऊपर कुछ लिक्विड बुलेट्स फायर कर देता है जिसमें से एक लिक्विड बुलेट शिजुरो को लग जाती है और हमें पता चलता है ये लिक्विड बुलेट जिसके शरीर में लगेगा वो इंसान इस होलो के कंट्रोल में रहेगा और शिजुरो अपना कंट्रोल खोने लगती है। ओरिहिमे ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी हम देखते हैं ये होलो पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने लिक्विड बुलेट्स के हेल्प से अपने कंट्रोल में ला चुका था और ये होलो इन सभी बच्चों को ओरिहिमे के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। लेकिन तभी यहाँ पर तात्सुकी आ जाती है और इन सभी बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है और तभी हम देखते हैं तात्सुकी भी साडो की तरह उस होलो को पूरी तरीके से नहीं देख सकती, लेकिन तात्सुकी उस होलो का डायरेक्शन पता कर सकती है। फिर तात्सुकी उस होलो को गाली देने लगती है, लेकिन तभी शिजुरो आके तात्सुकी का कंधा पकड़ लेती है जिससे तात्सुकी का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो होलो तात्सुकी के ऊपर लिक्विड बुलेट फायर कर देता है और अब तात्सुकी भी उस होलो के कंट्रोल में आ चुकी थी और अपने सामने अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर ओरिहिमे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। जब सभी ओरिहिमे को बुली करते थे तब सिर्फ तात्सुकी ही थी जो ओरिहिमे की हेल्प करती थी और प्रेजेंट में ओरिहिमे तात्सुकी को हक करके कहती है कि बस तात्सुकी ही थी जिसने ओरिहिमे को बचपन से प्रोटेक्ट किया था और अब बारी ओरिहिमे की है, तो इस बार तात्सुकी को ओरिहिमे प्रोटेक्ट करेगी। और अब ओरिहिमे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी तो उसके स्ट्रॉन्ग इमोशन से उसकी हेडबैंड चमकने लगती है और ओरिहिमे की स्ट्रॉन्ग इमोशन के कारण उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हो जाती है और ओरिहिमे की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसके प्रेशर से ही सभी बच्चे उड़ने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं ओरिहिमे के सामने कुछ छोटे छोटे फेरीज आ जाते हैं और ये फेरीज ओरिहिमे के बॉडी के ही कुछ पावर्स हैं जो ओरिहिमे को प्रोटेक्ट करने आई है। ओरिहिमे को कुछ समझ नहीं आता तो वो फेरीज बोलते हैं कि उनकी पावर्स रिजेक्शन शील्ड है, अगर कोई उनके ऊपर अटैक करे तो वो उन अटैक्स को बिल्कुल ही इजीली रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन इन फेरीज को यूज करने के लिए ओरिहिमे को उनका रूल फॉलो करना होगा जिसमें ओरिहिमे को उन सभी का नाम बोलना होगा और ओरिहिमे इनके बताए गए अनुसार उनके रूल को फॉलो करके उन सभी का नाम बोलती है और ये सभी फेरीज तात्सुकी की इंजरीज को धीरे धीरे ठीक कर देती है और हमें पता चलता है ये फेरीज एक हीलर का भी काम करती है। तभी एक फेरी ओरिहिमे से बोलता है कि वो अटैक करने वाला फेरी है, अगर ओरिहिमे उसका नाम बोलेगी तो वो फेरी किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है और ओरिहिमे भी जल्दी उस फेरी का नाम बोल देती है और वो फेरी सीधा होलो के ऊपर अटैक करता है और होलो को बीच में से ही काट देता है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है ओरिहिमे का हेडबैंड उसके लिए बहुत जरूरी है, तो
ओरिहिमे का स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस हेडबैंड के साथ जुड़ी हुई है और अब ये फेरिस भी ओरिहिमे और उसकी हेडबैंड के साथ कनेक्टेड है। और तभी वहाँ पर किसुके उराहारा और टेसाई भी आ जाता है और टेसाई के साथ सादो भी होता है और हमें पता चलता है टेसाई ने सादो को बचा लिया था, लेकिन फिलहाल वो अब बेहोश है। और ये दोनों ओरिहिमे और सादो को उराहारा स्टोर पर लेके आते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रुकिया भी एक होलो के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन रुकिया उस होलो के सामने कमजोर पड़ रही थी क्योंकि उसके पास उसके सोल रीपर वाली पावर नहीं है। लेकिन वहाँ पर कौन आके उस होलो को एक किक मारता है जिससे वो होलो दूर जाके गिरता है। और तभी यहाँ पर इचिडा भी आ जाता है। रुकिया इचिडा को देखकर सब कुछ समझ जाती है कि इस सिटी में जो भी हो रहा है वो सब इचिडा की वजह से ही हो रहा है। और इचिडा रुकिया से बोलता है कि उसके और इचिगो के बीच एक चैलेंज चल रहा है और इचिडा सोल रीपर से बहुत नफरत करता था, तो वो ये साबित करके दिखाएगा कि वो सोल रीपर से बेहतर है और इस टाउन पर किसी सोल रीपर की जरूरत नहीं। और तभी वो होलो फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इचिगो बड़े ही आसानी से उस होलो को बीच में से काट देता है और उसे मार देता है। और अब ये सभी एक ही जगह पर इकट्ठे हो चुके थे। दूसरी तरफ किसुके सादो और ओरिहिमे को बताता है कि उनका दोस्त इचिगो एक सोल रीपर है और इचिगो लगातार एक ना एक होलो से लड़ता जा रहा है और उसे ओरिहिमे और सादो की हेल्प चाहिए। और किसुके उराहारा इन दोनों को सब कुछ सच सच बताने लगता है कि उनको इनकी पावर्स कैसे मिली और इचिगो एक सोल रीपर कैसे बना। ये सब सुन के ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन ये दोनों इचिगो की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ इचिगो इचिडा से काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से पूरा सिटी अब खतरे में है। तभी कौन सभी को आसमान में देखने को बोलता है और तभी हम देखते हैं आसमान से बहुत सारे होलो जमीन पर गिर रहे थे, जिसको देखकर इन सभी की फट रही थी। ये सब देखकर इचिडा अकेले ही होलोस के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। तभी रुकिया इचिगो से बोलती है कि उसका क्लासमेट उरुयु इचिडा एक क्विंसी है। क्विंसी क्लैन को हजारों सालों पहले खत्म कर दिया गया था और उस क्लैन को खत्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो सोल रीपर्स थे। ये सुनकर इचिगो बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। और तभी हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उराहारा रुकिया को क्विंसी के बारे में समझाने लगता है। उराहारा बोलता है कि सोल सोसाइटी और इंसानी दुनिया के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए क्विंसी को मारना जरूरी था, क्योंकि क्विंसी ही थे जो इस बैलेंस को तोड़ रहे थे। सोल रीपर्स होलोस को मार के उन्हें सोल सोसाइटी भेजता है, लेकिन क्विंसी सिर्फ होलोस का खात्मा चाहते थे और वो लगातार उन्हें मारने लगे, जिसके कारण होलोस की सोल्स सोल सोसाइटी नहीं पहुंच पा रहे थे। सोल सोसाइटी ने क्विंसी को बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि होलोस को मारने का काम वो शिनिगामी या सोल रीपर्स के ऊपर छोड़ दे, लेकिन क्विंसी इनकी एक नहीं सुन रहे थे, तो मजबूरन सोल रीपर्स को उन्हें मारना पड़ा। दूसरी तरफ इचिडा अपनी पूरी पावर लगा के लगातार होलोस को मार रहा था, लेकिन वो होलो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इचिडा ये देखकर हैरान था कि उसकी होलो अट्रैक्शन पिल से इतने सारे होलोस तो अपीयर नहीं होते, जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। और तभी वहाँ पर इचिगो भी आ जाता है और इचिडा से कहता है कि वो क्विंसिस के बारे में सब कुछ जान चुका है और क्विंसिस के साथ जो हुआ उसके लिए इचिगो इचिडा से माफी भी मांगता है और साथ में कहता है कि उसने जो भी किया वो बहुत गलत है, जिससे पूरा सिटी खतरे में है। अगर उसको फाइट करना ही था तो वो दोनों आमने सामने ही कर सकते थे। इचिडा को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इचिडा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बचपन में शिनिगामी के साथ मिलकर होलोस को मारना चाहता था, लेकिन इचिडा का ये सपना ही रह गया क्योंकि उसके ग्रैंडफादर को एक दिन किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। तभी हम इचिडा के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर इचिडा के ग्रैंडफादर इचिडा को समझाते हैं कि क्विंसी और सोल रीपर्स के बीच जो फाइट चल रही थी वो एकदम गलत थी। क्विंसीस को सोल रीपर्स की बात मान लेनी चाहिए थी, जिससे ये दोनों क्लैन ही खुशी खुशी अपना काम कर सकते थे। इचिडा के ग्रैंडफादर पर हमेशा कोई ना कोई सोल रीपर उनके ऊपर नजर रखता था, लेकिन एक दिन 5 होलो ने उसके ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन सोल रीपर्स उन्हें बचाने नहीं आए। सोल रीपर्स खड़े खड़े उनकी मौत का तमाशा देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। और इचिडा बोलता है कि अगर इचिगो को ये सब तमाशा लगता है तो वो चुपचाप बैठकर ये सब देखता रहे। इचिगो ये सब सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और इचिडा से कहता है कि क्या उसके ग्रैंडफादर चाहते थे कि सोल रीपर्स और क्विंसीस आपस में ही लड़ते रहे? वो तो चाहते थे कि ये दोनों क्लैन ही मिलकर रहे और एक साथ मिलकर होलोस को मारे। इचिडा ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और इचिगो से पूछता है कि वो होलोस को मारता क्यों है, उसे होलोस से कैसी दुश्मनी है। इचिगो बोलता है कि होलोस ने इचिगो के मॉम को मार दिया था और इचिगो ये नहीं चाहता था कि उसके साथ जो हुआ वो किसी दूसरे के साथ भी हो। और अब इचिगो और इचिडा के बीच तालमेल बनने लगता है और वो दोनों मिलके ही होलोस को मारने लगते हैं, लेकिन तभी आसमान में एक बड़ा सा क्रैक बन जाता है और उस क्रैक से एक बड़ा होलो निकलता है और इस बड़े से होलो को मेनोस ग्रांड कहा जाता है। इस बड़े से होलो को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इचिगो ने आज तक इतना बड़ा होलो नहीं देखा। इचिडा ये देखकर हैरान था कि इतना बड़ा होलो आखिर यहाँ कर क्या रहा है और ये दोनों इस होलो को संभालने के लिए काफी नहीं, इन दोनों को और भी मदद की जरूरत है। लेकिन तभी वहाँ पर उराहारा की पूरी स्क्वाड आ जाती है और अंधाधुंध होलोस के ऊपर अटैक करने लगती है और वो सभी आते ही काफी सारे होलोस को खत्म कर चुके थे। उराहारा बोलता है कि वो सभी मिलकर इन छोटे मोटे होलोस को संभाल लेंगे, वो दोनों जाके उस बड़े से होलो को संभाले। रुकिया कौन से बोलती है कि हजारों होलोस मिलके एक मेनो ग्रांडो होलो बनता है और ये होलो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि कोई भी नॉर्मल शिनिगामी या कोई भी नॉर्मल सोल रीपर इस होलो को कंट्रोल ही नहीं कर
सकता। तभी इचिगो इचिडा को उसका प्लान समझाने लगता है कि उन्हें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। इचिगो सीधा जाके उस होलो को बीच में से काट देगा, जिससे वो होलो छोटा हो जाएगा और फिर इचिगो इस होलो को मार देगा। इचिगो का ये स्ट्रेटेजी एकदम बकवास और बेकार था, लेकिन वो होलो के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। रुकिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उराहारा उसे टोककर कहता है कि ये लड़ाई उनकी है, उन दोनों को ही ये लड़ाई संभालने दो। इस फाइट के जरिए ही इचिडा और इचिगो आपस में दोस्त बन पाएंगे। इचिगो उस बड़े से होलो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसका उस होलो पर कोई भी असर नहीं होता और तभी इचिडा उस होलो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन गलती से इचिडा अपना हाथ इचिगो के जान पट्टों के ऊपर रख देता है, जिससे इचिगो की हाई स्पिरिचुअल एनर्जी इचिडा के बॉडी पर फ्लो करने लगता है, जिससे इचिडा की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्योंकि इचिगो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करना नहीं जानता, तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे ही फ्लो होती रहती है और तभी वो बड़ा होलो इन दोनों के ऊपर एक बड़ा अटैक कर देता है और इचिगो अपने तलवार से इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। काफी जोर लगाने के बाद इचिगो इस अटैक को फेल कर देता है। इचिगो की ऐसी काबिलियत देखकर वो बड़ा होलो भी हैरान था और वो बड़ा होलो वहाँ से भाग जाता है। इचिगो अब जमीन पर गिर जाता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो उसके शरीर से ओवरफ्लो होने लगता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो चुकी थी कि इसकी प्रेशर से इचिगो मारा भी जा सकता है। लेकिन तभी इचिडा इचिगो के तलवार पर अपना पैर रखता है और लगातार आसमान में फायर करने लगता है, जिससे इचिगो की स्पिरिचुअल एनर्जी इचिडा के पावर के साथ मिलकर आसमान पर जा रही थी और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद इचिगो की स्पिरिचुअल एनर्जी को ओवरफ्लो होने से रोक देता है और इचिगो की जान बचा लेता है। उराहारा और बाकी सभी ये सब देखकर काफी ज्यादा अब रुकिया घर से भाग चुकी थी और भागते भागते रुकिया ह्यूमन वर्ल्ड में अपने अच्छे पलों को याद करने लगती है कि कैसे रुकिया और इचिगो पहली बार मिले थे और दोस्त बने थे और कैसे रुकिया ने स्कूल में आके और भी दोस्त बनाए थे। रुकिया इन पलों को कभी भी नहीं भूल सकती और वो उसकी वजह से अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकती, तो उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ना ही होगा, क्योंकि वो काफी टाइम से सोल सोसाइटी नहीं गई। तो रुकिया को पूरा यकीन है कि सोल सोसाइटी उसके पीछे अपने लोग जरूर भेजेंगे। रुकिया इन बातों को सोचकर लगातार भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक सोल रीपर आ जाता है और इसका नाम होता है रेंजी। ये अपने स्वॉर्ड से रुकिया के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रुकिया इसे डॉज कर लेती है। तो रेंजी कहता है कि रुकिया ने सोल सोसाइटी से बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन वो अब भाग नहीं पाएगी और रेंजी को ये शक था कि रुकिया ने अपनी सारी सोल पावर किसी इंसान को दे दी, लेकिन रुकिया इसकी कोई भी जवाब नहीं देती। और तभी वहाँ पर एक दूसरा सोल रीपर भी आ जाता है। रुकिया उसकी प्रेजेंस महसूस करके ही काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ये सोल रीपर एक अपर रैंक सोल रीपर है और इस सोल रीपर का नाम है ब्याकुया कुचिकी। और हमें पता चलता है ये रुकिया का बड़ा भाई है। रुकिया का भाई रूल्स का बड़ा पक्का है और ये अपने रूल्स को कभी नहीं तोड़ता, और अगर कोई सोल सोसाइटी के रूल्स को तोड़ता है तो रुकिया का भाई उसे मार देता है। और रुकिया भी ये सोच के घबरा जाती है, क्योंकि उसने भी सोल सोसाइटी का रूल तोड़ा है, तो उसका भाई उससे ही ना मार दे। तभी रेंजी रुकिया से बोलता है कि सोल रीपर्स के पावर को किसी इंसान के साथ शेयर करना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है और इसकी सजा उस सोल रीपर को मिलेगी जिसने ये पावर शेयर की है और साथ ही साथ जिसने इस पावर को एक्सेप्ट किया। और रेंजी ये बोल के रुकिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी रेंजी के ऊपर कोई अटैक कर देता है और हम देखते हैं ये इचिडा होता है जिसने रेंजी के ऊपर अटैक किया था। इचिडा ने पहले ही इन दोनों सोल रीपर के प्रेजेंस को महसूस कर लिया था और इचिडा इन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। इचिडा इन दोनों सोल रीपर से बोलता है कि वो दोनों कैसे इंसान हैं, एक कमजोर लड़की को अकेले देखकर उसे डरा धमका कर मारना चाहते हैं और सोल रीपर से इचिडा को यही उम्मीद थी। ये सुनकर रेंजी का रूप थोड़ा बदल जाता है और दूसरी तरफ हम कौन को देखते हैं जिसको रुकिया ने एक कोने पर बांध के रखा था, लेकिन इचिगो उसे ढूंढ लेता है। फिर कौन इचिगो को सब कुछ बताने लगता है कि रुकिया ने ही उसे बांध कर रखा था और अब रुकिया घर से भाग चुकी है। और रुकिया ने इचिगो के लिए एक लेटर रखा था जिसे इचिगो पढ़ने लगता है और इचिगो ये देखकर हैरान था कि रुकिया ने लेटर में सभी शब्दों को कोड वर्ड्स में लिखा था ताकि इचिगो को इसे समझने में टाइम लगे और रुकिया को यहाँ से भागने का मौका मिले। काफी देर कोशिश करने के बाद इचिगो इस लेटर को समझ जाता है, जहाँ पर रुकिया लिखती है कि वो अब सोल सोसाइटी जा चुकी है और इचिगो के लिए अच्छा यही होगा कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं पर जाके छुप जाए। ये सब सुनकर इचिगो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर उराहारा आ जाता है जो अपने स्टिक से इचिगो को टच कर देता है। दूसरी तरफ रेंजी ने इचिडा की हालत टाइट कर दी थी और इचिडा अब हिल भी नहीं सकता था और रेंजी इचिडा के ऊपर फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है और अपने एक ही अटैक से रेंजी को दूर कर देता है। रेंजी कंफ्यूज था, लेकिन वो समझ जाता है कि यही वो लड़का है जिसको रुकिया की पावर्स मिली है। और फिर रेंजी लगातार इचिगो के ऊपर अटैक करता है जिससे इचिगो थोड़ा घायल हो जाता है। फिर रेंजी इचिगो को ट्रोल करने लगता है और कहता है कि रुकिया ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान को कुर्बान करके उसके घर से भागी थी, लेकिन इचिगो खुद ही मरने के लिए यहाँ आ गया। और हमें पता चलता है रेंजी और रुकिया पहले दोस्त थे और इचिगो की वजह से रुकिया ने अपनी पावर खो दी, जिससे रेंजी काफी ज्यादा गुस्सा था और अब रेंजी इचिगो को मार देगा जिससे रुकिया को उसकी पावर वापस मिल जाएगी और रुकिया को मौत की सजा नहीं मिलेगी। तभी रुकिया का भाई बोलता है कि उसने इचिगो को पहले कहीं देखा है और उसे याद आता है कि उसने इचिगो को उसी बड़े होलो के साथ लड़ते हुए देखा था और मेनेस ग्रांडे को मार के भगाया था। रेंजी ये सुनकर हैरान था, क्योंकि भला एक नया सोल रीपर मेनेस ग्रांडे को कैसे हरा सकता है। और रेंजी इचिगो को उसके जान पक्तों का नाम पूछता है और हमें
पता चलता है हर सोल रिपर्स के पास जो जानपक्तो होता है उसका एक रियल नाम होता है, जिस नाम को इन्वॉल्व करके वो सोल रिपर अपने जानपक्तो के पावर को दुगना कर सकता है और अपने जानपक्तो का शेप भी चेंज कर सकता है और फिर वो जानपक्तो अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर रेंजी अपने जानपक्तो का नाम बोलकर उसके जानपक्तो का असली रूप को एक्टिव कर देता है और वो अपने जानपक्तो से सीधा इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है और इचिगो घायल हो जाता है। अगली सुबह हम कॉन को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि इचिगो के बहनों ने कॉन को परेशान करके रखा था और इससे परेशान होकर कॉन इसकी शिकायत इचिगो से करता है, लेकिन इचिगो कॉन की बातों पर ध्यान नहीं देता। कॉन ऐसी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी था क्योंकि इस घर में उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। तो कॉन डिसाइड करता है कि वो इचिगो के घर में और नहीं रहेगा, वो इस घर से भाग के बाहरी दुनिया में अपनी मस्त लाइफ जिएगा और ये सोच के कॉन इचिगो के घर से निकल जाता है। लेकिन कॉन को क्या पता था कि आगे कौन कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। घर से निकलने के बाद कॉन को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे कॉन की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हम रुकिया को देखते हैं जो कि इस बात से परेशान थी कि रुकिया और इचिगो के बीच में जो कुछ हुआ, यानी रुकिया अपनी सोल रिपर की पावर को इचिगो को दे चुकी है, इसके बारे में सोल सोसाइटी को नहीं पता। अगर इसके बारे में सोल सोसाइटी को पता चल गया तो इन दोनों के जान को ही खतरा है और साथ ही साथ सोल रिपर की पावर ना होने की वजह से रुकिया कई दिनों तक सोल सोसाइटी नहीं जा पाई। दूसरी तरफ कॉन लगातार एक के बाद एक मुसीबत में फंसता जा रहा था और नेक्स्ट सीन में हम रुकिया को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अपसेट थी क्योंकि अब रुकिया को सोल सोसाइटी में वापस जाने का वक्त आ गया और उसे इन सभी दोस्तों को छोड़ के वापस सोल सोसाइटी जाना होगा और रुकिया ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे ह्यूमन वर्ल्ड से लगाव हो गया था। और दूसरी तरफ धीरे धीरे इचिगो और इचिडा आपस में ही दोस्त बनने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में इचिगो और रुकिया स्कूल से घर जा रहे थे, लेकिन रुकिया इचिगो से बहुत ही मुश्किल से बोलने की कोशिश करती है कि उसका अब ह्यूमन वर्ल्ड में टाइम खत्म हुआ, रुकिया को अब सोल सोसाइटी में वापस जाना होगा, नहीं तो रुकिया के साथ इचिगो के जान को भी खतरा है। लेकिन रुकिया ये सब सोचती ही रहती है और इचिगो से ये सब बोल नहीं पाती। और तभी हम देखते हैं दौड़ते हुए कौन आता है और रुकिया को टाइट से पकड़ लेता है और एक कसम खा के कहता है कि वो अपना घर छोड़ के और कभी भी नहीं भागेगा। दूसरी तरफ हम उराहारा स्टोर को देखते हैं जहाँ पर उराहारा एक बिल्ली से बात कर रहा था। वो बिल्ली उराहारा से बोलता है कि इचिगो और रुकिया की जान अब खतरे में है, सोल सोसाइटी को उनके बारे में पता चल गया। दूसरी तरफ रुकिया इचिगो के पास एक ड्राइंग मैसेज छोड़ के घर से भाग जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं दो सोल रिपर पहले से ही रुकिया के ऊपर नजर रख रहा था।